किंग ऑफ असैसिन्स, शैडो, जो ग्लोबली फेमस था, एक ऐसा नाम जो सुनते ही लोगों के दिलों में डर बैठ जाता था। वो लिटरली एक रैंडम ट्रैफिक एक्सीडेंट में मर गया, मतलब पूरा एंटी क्लाइमैक्टिक एग्जिट। लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं ट्रांसफॉर्म हो चुका था एक यूजलेस यंग मास्टर में, एक सुपर एलीट और अल्ट्रा वेल्दी फैमिली का। मैं एक लैविश किंग साइज्ड बेड पर पड़ा था एक 5 स्टार होटल में। मेरे पास एक करंटली ट्रेंडिंग एक्ट्रेस थी, उसके कपड़े जानबूझकर डिशेबल्ड थे, और अगले ही सेकंड पुलिस ने दरवाजा तोड़ दिया। कैमरा फ्लैशेस मुझे अंधा कर रहे थे, जैसे किसी चीप रेव का स्ट्रोब लाइट। आर्थर वैंस, यू आर अंडर अरेस्ट ऑन सस्पिशन ऑफ फेलोनी असॉल्ट। इस लो बजट कंस्पिरेसी को फेस करते हुए मेरे होठों के कोने पर एक कोल्ड स्मर्क आ गया। तुम लोग सीरियसली सोचते हो कि मुझे जेल में डालकर मुझे खत्म कर दोगे? लिटिल डो यू नो, स्लीपिंग लायन अब क्वाइटली जा चुका है, और इसी प्रिजन से शुरू करके मैं मास्टरमाइंड को कॉलर से पकड़कर स्टेप बाय स्टेप बाहर घसीटूंगा। ये पूरा मेट्रो सिटी बहुत जल्द मेरे नाम से कांपने वाला है। मैं डार्क विंग, जो कभी वर्ल्ड का नंबर 1 शैडो ऑपरेटिव था, एक बिजार कार क्रैश में खत्म हो गया, और अगले ही पल मैं जागा तो पता चला मैं रेइनकार्नेट हो चुका हूँ क्रिस्टल चैंडलियर की ग्लेयर के नीचे। आंखें खोलते ही मैंने नीचे का रिडिकुलसली सॉफ्ट मैट्रेस फील किया, लेकिन ये नया बॉडी इतना वीक था कि मैं उंगली तक हिला नहीं पा रहा था। तभी अचानक मेमोरीज का वायलेंट फ्लड मेरे दिमाग में घुस गया। मैं रीबॉर्न हुआ था आर्थर वैंस के रूप में, मेट्रो सिटी का नंबर 1 स्पॉइल ब्रैट, एरोगेंट, ओवरबेयरिंग और बस पार्टिंग में एक्सपर्ट। लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड, वो तो किसी को भी जेलस बना दे। उसका फादर जनरल मैक्सिमस वैंस ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का सुप्रीम कमांडर है, जिसके पास लाखों ट्रूप्स का कंट्रोल है। उसकी मदर विक्टोरिया वैंस जिनिथ कॉर्पोरेशन की चेयरमैन है, एम्पायर की सबसे रिच वुमन। उसकी एल्डर सिस्टर लूना वैंस एक इंटरनेशनल सुपरस्टार है, जिसके बिलियंस फैंस हैं, और उससे भी ज्यादा डेंजरस हैं उसके 2 अंकल्स। एक सदर्न बॉर्डर्स का लॉर्ड है, दूसरा वेस्टर्न फ्रंटियर्स का रूलर। दोनों एब्सोल्यूट वॉरलॉर्ड्स हैं, और उसका ग्रैंडफादर एम्पायर का फाउंडिंग फादर। अगर वो पैर पटक दे तो पूरा नेशन 3 बार हिल जाए। होली जैकपॉट, ये तो अल्टीमेट विनिंग हैंड है। लेकिन इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर एक कंप्लीट ट्रैश था, और सबसे खराब बात, मेरी ट्रेन सेंसेस ने तुरंत पकड़ लिया कि कुछ गड़बड़ है। मेरे सिस्टम में सिर्फ अल्कोहल और पार्टी स्टफ नहीं था, वहां एक हैवी ड्यूटी पैरालिटिक ड्रग भी था। ये एक्सीडेंट नहीं था, किसी इडियट ने मुझे जानबूझकर फंसाया था। मेरी नजर इंस्टेंटली ठंडी हो गई, असैसिन इंस्टिंक्ट्स पूरी तरह एक्टिवेट हो गई। ये किसने किया? ब्रैड स्टर्सलिंग, वो जेलस न्यू मनीयर, या कोई राइजिंग स्टार जिसका स्पॉटलाइट आर्थर ने छीन लिया? जैसे ही मेरा दिमाग लाइटनिंग स्पीड से रन कर रहा था, मेरे पास का ब्लैंकेट हल्का सा हिला। मैंने धीरे से सिर घुमाया। एक वुमन स्टनिंग फिगर के साथ कवर्स के नीचे सिमटी हुई थी। उसके पेल शोल्डर्स पर सजेस्टिव मार्क्स थे, उसकी आईलैशेस हिली, वो जागने वाली थी। मेरी पिछली शैडो वाली दुनिया में वुमेन और वाइन बस एंटरटेनमेंट थे, या कभी कभी डेडली वेपन्स, और ये वुमन मेरे सामने वही नाइफ थी जो कोई मेरी पीठ में घोंप रहा था। मेरा दिमाग इंस्टेंटली पूरा स्क्रिप्ट समझ गया। वो चिल्लाएगी, बोलेगी मैंने असॉल्ट किया, रिपोर्टर्स आएंगे, फोटोज लेंगे, और परफेक्ट फ्रेम अप कंप्लीट हो जाएगा। वैंस फैमिली की रेपुटेशन खत्म, लेकिन बैड लक उनके लिए, क्योंकि अब यहाँ जो आर्थर वैंस बैठा है वो कल वाला इडियट नहीं है। और तभी जैसे क्यों मिला हो, बेड पर पड़ी वुमन स्टेला फॉक्स धीरे से आंखें खोलती है, मुझे देखते ही फेक शॉक दिखाती है, और तुरंत टेरर वाला एक्सप्रेशन ले आती है। वो अपना माउथ खोलती है एक लाउड स्क्रीम के लिए, लेकिन उसी एग्जैक्ट मोमेंट मैंने लाइटनिंग स्पीड से उसका माउथ पकड़ लिया। स्टेला की प्यूपिल्स सिकुड़ गई, वो मेरी आंखों में देखती रह गई, मेरी गाजें ठंडी, बिल्कुल इमोशनलेस, जैसे कोई एबेस सब कुछ निगलने को तैयार हो। क्या यही वो स्टूपिड वैंस एयर है? मैं धीरे से उसके करीब झुका, लिप्स पर ब्लड थर्स्टी स्माइल के साथ विस्पर किया, अपनी स्क्रीम रोक कर रखो। अगर एक भी आवाज निकाली तो तुम और तुम्हारा पूरा फैमिली खत्म। सोच समझकर चिल्लाना। मैं तुम्हें 3 सेकंड्स देता हूँ। ये कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। उसका पूरा बॉडी स्टिफ हो गया, स्क्रीम गले में ही मर गई। लेकिन उसी क्रिटिकल मोमेंट पर बैंग, रूम का दूर बाहर से तोड़ दिया गया। रिपोर्टर्स और पुलिस का स्वॉर्म अंदर घुसाया। कैमरा फ्लैशेस थंडरस्टॉर्म की तरह चलने लगे। अपने सेवियर्स को देखकर स्टेला का एक्टिंग इंस्टिंक्ट डर पर भारी पड़ गया। वो उठी, ब्लैंकेट अपने ऊपर खींचा, मेरी तरफ उंगली दिखाकर पूरी ताकत से चिल्लाई, हेल्प, ही असॉल्टेड मी। बस वही स्क्रीम फ्यूज बन गया, रूम एक्सप्लोड हो गया। क्लिक क्लिक क्लिक। रिपोर्टर्स मेरी तरफ टूट पड़े। मिस्टर वैंस, क्या ये आरोप सही है? आप कुछ कहना चाहेंगे? हर तरफ कैओस, सवालों की बारिश मुझे पुश करने की कोशिश कर रही थी। तभी उस कैओस के बीच एक क्रिस्प और कोल्ड फीमेल वॉइस गूंजी, साइड हटो, पुलिस बिजनेस। क्राउड अलग हुआ। एक फीमेल ऑफिसर अंदर आई, यूनिफॉर्म में। उसका चेहरा खूबसूरत लेकिन आइस की तरह शार्प। वो थी डिटेक्टिव क्लोई फ्रॉस्ट, मेजर क्राइम्स यूनिट की कैप्टन। उसकी आंखें पूरे मैसिव बेड पर स्वीप हुई, रोती हुई स्टेला और मेरे हाफ ड्रेस सेल्फ को ऑब्जर्व करते हुए। उसकी आंखों में डिस्गस्ट साफ दिख रहा था। ये एम्पायर का इन्फेमस ट्रैश फिर से। क्लोई ने अपना बैज उठाया, उसकी आवाज बिल्कुल कोल्ड और इमोशनलेस थी। आर्थर वैंस, हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम पर फेलोनी असॉल्ट का सस्पिशन है। गेट ड्रेस्ड और तुरंत हमारे साथ स्टेशन चलो। उसके शब्द रिपोर्टर्स के माइक्रोफोन्स में क्रिस्टल क्लियर एको हुए। सीन फिर से एक्सप्लोड हो गया। मेट्रो सिटी के टॉप प्लेबॉय का टाइटल ऑफिशियली बर्बाद हो चुका था। एक ट्रेंडिंग स्टारलेट पर असॉल्ट के आरोप में पब्लिक अरेस्ट। ये डेकेड की सबसे हॉट न्यूज बन चुकी थी। अगले पूरे 1 महीने तक हर कैमरा लेंस मुझ पर लॉक रहने वाला था।
बस इस इंतजार में कि मेरे फेस पर पैनिक की एक झलक मिल जाए। लेकिन बैड लक उनके लिए, वो पूरी तरह डिसअपॉइंटेड होने वाले थे। ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी और का सोशल डेथ हो जाता, वहां मेरा फेस एकदम काम था, जैसे कोई प्लासिड लेक। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरा ग्रैंड प्ले मुझसे बिल्कुल रिलेटेड ही नहीं है। मैंने धीरे से बेडशीट उठाई, उसे अपनी वेस्ट के अराउंड रैप किया और फिर फाइनली अपनी आईलिड्स उठाकर दूर पर खड़ी फीमेल कॉप को प्रॉपर्ली देखा। मेरी आंखें डरावनी हद तक काम थी। मेरा ब्रेन फुल कैपेसिटी पर हर चीज एनालाइज कर रहा था। कौन रिपोर्टर सिर्फ स्कूप के लिए आया है और कौन प्लांटेड पॉन है, कौन जस्टिस के लिए है और कौन सर्कस के लिए। स्पेशली ये कॉप, टाइमिंग बहुत परफेक्ट है, बहुत डिलिबरेट। आखिर में मेरी गेजी उस रोती हुई स्टेला पर लॉक हो गई। उसकी एक्टिंग ऑनेस्टली फिल्म एकेडमी में मास्टर क्लास दे सकती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसका बॉडी लैंग्वेज स्टिफ और अननेचुरल था। उसकी आंखों में छुपा जेन्युइन फियर उसे पूरी तरह एक्सपोज कर रहा था। क्या स्लॉपी लूपहोल भरी परफॉर्मेंस थी। मेरे लिप्स पर धीरे धीरे एक मॉकिंग स्माइल आ गई। उस एक स्माइल ने वहां मौजूद हर इंसान को फ्रीज कर दिया। ये हंस क्यों रहा है? इसकी लाइफ जल रही है और ये हंस रहा है। क्लोई का फेस और भी ग्लेशियल हो गया। उसे एरोगेंट रिच किड से सबसे ज्यादा नफरत थी जो पावर अब्यूज करते हैं। वो ऑलमोस्ट बाग करते हुए बोली, What are you laughing at, Arthur? Get dressed और हमारे साथ चलो। मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। मैं धीरे से बेड से उठा। काउंटलेस लेंसेज को पूरी तरह इग्नोर करते हुए मेरा काम और एलिगेंट डिमीनर ऐसा था जैसे मैं अपने बैकयार्ड गार्डन में कैजुअली वॉक कर रहा हूँ। ये डीप रूटेड ग्रेस मेरी प्लेबॉय इमेज से पूरी तरह ऑपोजिट थी। मैंने आराम से अपने पैंट्स पहने, क्लोई की तरफ मुड़कर अपने हैंड स्प्रिट किए। लेट्स गो ऑफिसर। मैंने हल्का सा चिन टिल्ट किया और उसके बेल्ट पर लगे हैंडकफ्स की तरफ ग्लांस किया। क्या हमें वो एक्सेसरीज भी चाहिए? मेरे लाइट टोन ने क्लोई के एंगर को पूरी तरह इग्नाइट कर दिया। उसने ऑर्डर दिया, कफ हिम, टेक हिम अवे। क्लिक, ठंडी मेटल मेरे रिस्ट पर लॉक हो गई। रिपोर्टर्स फिर से क्रेजी हो गए। इस हिस्टोरिक मोमेंट को कैप्चर करते हुए दो ऑफिसर्स मुझे दोनों तरफ से पकड़कर बाहर ले जा रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं बेड के पास पहुंचा जहां स्टेला बैठी थी, मेरे फुटस्टेप्स अचानक रुक गए। पीछे वाले ऑफिसर ने मुझे जोर से धक्का दिया। मूव करते रहो। मैंने ऐसे एक्ट किया जैसे सुना ही नहीं। मैंने हल्का सा सिर टिल्ट किया, फ्लैशेस के बीच थोड़ा आगे झुकते हुए। मेरे लिप्स उसके ईयर के पास ऑलमोस्ट टच कर रहे थे। मैंने सिर्फ हम दोनों को सुनाई दे ऐसी आवाज में विस्पर किया, तुम्हारी स्क्रीम तुम्हारी एक्टिंग से थोड़ी बेटर थी। पुलिस सायरन्स मेट्रो सिटी की रात को चीर रही थी। क्रूजर के अंदर फ्रंट में बैठे दो कॉप्स पीछे ही बात कर रहे थे। शश देखो, ये तो बेबी की तरह सो रहा है। कितना नर्व है इस आदमी में। ओल्डर ड्राइवर कॉफ करता है। ये अनटचेबल एलीट्स, फ्रेम्ड हो या नहीं, एक एक्ट्रेस को असॉल्ट करना इनके लिए कुछ नहीं है। एक फोन कॉल अपने पेरेंट्स को और कल चीफ खुद अपॉलॉजी देगा। यंग कॉप ने टीथ ग्राइंड किए। डैम, ऐसे स्कम को हमेशा के लिए लॉक कर देना चाहिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बैक सीट में बैठा आदमी बिल्कुल सो नहीं रहा था। फॉर्मर शैडो होने के नाते अननोन एनवायरनमेंट में अलर्ट रहना इंस्टिंक्ट था। अभी मेरा ब्रेन इस पूरे ट्रैप को पीस बाय पीस डिसेक्ट कर रहा था। सबसे पहले टाइमिंग, कॉप्स और मीडिया बिल्कुल सिंक्रोनाइज थे उस वुमन की स्क्रीम के साथ। इसका मतलब कम से कम दो ग्रुप्स बाहर वेट कर रहे थे सिग्नल के लिए। ये पूरी तरह प्रीमेडिटेटेड लाइव स्ट्रीम इवेंट था। दूसरा चार्ज, एक ऐसा फेलोनी जो इंस्टेंटली पब्लिक फिगर की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। विटनेसेस और एविडेंस के साथ पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करना। मैं चाहे होली रिवर में जंप कर जाऊं, ये दाग साफ नहीं होता। एक फेटल स्ट्राइक। तीसरा, मीडिया। सिर्फ एक दो आउटलेट्स नहीं बल्कि पूरा फ्लीट मास्टरमाइंड के पास मैसिव रिसोर्सेज है और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। उन्हें ट्रूथ की जरूरत नहीं, बस प्रेडेटर का लेबल मेरे फोरहेड पर चिपका देना है। टाइमिंग, चार्जेस, पब्लिक ओपिनियन, एक टाइट 3 हिट कॉम्बो। ट्रैप ऑलमोस्ट परफेक्ट था, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना अमेट्रिश था कि शेम आ जाए। अंडरवर्ल्ड के किंग की नजर में ये टॉडलर की डूडल जैसा था। प्लॉट होल से भरा हुआ। रियल एपेक्स प्लेयर्स टारगेट्स को बिना ट्रेस के खत्म करते हैं। ये सेटअप बहुत लो क्लास था और यही मास्टरमाइंड की फेटल फ्लॉ दिखा रहा था। वो डेस्परेट थे मुझे इंस्टेंटली खत्म करने के लिए। डेस्परेट सस्पेक्ट लिस्ट ड्रास्टिकली श्रिंक हो गई। ये मेट्रो सिटी की कोई नई राइजिंग फैमिली ही हो सकती है जो टॉप स्पॉट ग्रैब करना चाहती है। और तभी मेरे मेमोरी के डेप्थ से एक नाम लाइटनिंग की तरह फ्लैश हुआ। ब्रैड स्टर्लिंग। स्टर्लिंग फैमिली का एयर, सिटी का नया पैसा वाला खिलाड़ी। अंधेरे में मेरे लिप्स हल्के से कर्ल हुए। इट्स हिम, यही है। ये ब्रैड नाम का बंदा हमेशा मुझसे कॉम्पीट करने की कोशिश करता था और हर बार मैं उसे अपनी प्योर एरोगेंट वेल्थ से क्रश कर देता था। एक हफ्ता पहले हम एक वॉच के लिए बिड कर रहे थे। ब्रैड 30 मिलियन तक गया और मैंने कैजुअली 1 बिलियन फेंक दी और वो वॉच एक रैंडम डेट को ट्रिंकेट की तरह दे दी। उस रात ब्रैड के फेस से वेनम टपक रहा था। उसके पास मोटिव, उसके पास रिसोर्सेस थे। एक एम्बिशियस एयर जो चीप टैक्टिक्स यूज करता है। प्रोफाइल पूरी तरह मैच कर रहा था। आह, तो ये तू है। अब बाकी सब इजी है। पुलिस कार धीरे हुई। हम मेट्रो सिटी प्रीसिंक्ट पहुंच गए। जैसे ही मैं उतरा एक ऑफिसर ने मुझे धक्का दिया, लेकिन स्टेबलाइज होने से पहले ही मेरी नजर सीढ़ियों पर खड़े एक मिडिल एज्ड आदमी पर गई। उसने यूनिफॉर्म पहनी थी, पेट बाहर निकला हुआ बियर बेली और फेस पर चिपकी हुई साइकोफेंटिक ग्रीस। उसकी आंखों में साफ ग्लोटिंग था। मेरी मेमोरी ने तुरंत उसका फाइल खोल दिया। डेप्यूटी चीफ लुई मिलर, स्टर्लिंग फैमिली का बिगेस्ट अम्ब्रेला पुलिस फोर्स के अंदर। उसे देखते ही मैं फिर मुस्कुराया। मैं उसके स्मग गेज को मीट करते हुए सीढ़ियां चढ़ा, ऐसे जैसे मैं कोई वीआईपी गेस्ट हूं ना कि सस्पेक्ट। मैं उसके सामने रुक गया। थोड़ा हाई ग्राउंड लेते हुए मैंने धीरे से कहा, डेप्यूटी चीफ मिलर, लगता है मेरा केस आपको काफी एक्साइट कर रहा है ना? इंटरोगेशन रूम ठंडा और ऑप्रेसिव था। क्लिक, एक हाई पावर डेस्क लैंप ऑन हुआ। उसकी ब्लाइंडिंग लाइट सीधे मेरे फेस पर डाली गई।
क्लासिक साइकोलॉजिकल प्रेशर टैक्टिक। लेकिन मुझ पर बेअसर। मैंने आराम से अपनी आंखें थोड़ी नैरो की, जैसे बीच पर सनबाथिंग कर रहा हूँ। डोर खुला, डिटेक्टिव क्लोई फ्रॉस्ट अंदर आई। उसकी प्रेजेंस ही इतनी कोल्ड थी कि लोग डिस्टेंस बनाए रखें। उसने फाइल टेबल पर स्लैम की और कोल्ड टोन में बोली, नेम आर्थर वैंस, एज 22, ऑक्यूपेशन। मेरे लिप्स पर स्मर्क आया। ऑक्यूपेशन स्पॉइल प्लेबॉय। क्लोई इंस्टेंटली ट्रिगर हो गई। आर्थर, ये इंट्रोगेशन रूम है, अपना एटीट्यूड फिक्स करो और अपोलोजाइज करो। मैंने कैजुअली कहा, फोर्स ऑफ हैबिट। उसने डीप ब्रेथ ली और बोली, आज रात जो हुआ सब बताओ। लेकिन मैं चेयर पर पीछे लीन हो गया, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। मैंने खुद को डिफेंड भी नहीं किया, बस उसे अम्यूजमेंट के साथ देखता रहा। ऑफिसर, आंसर देने से पहले क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ? क्लोई ने फ्राउन किया। मैं तुम्हें इंटरोगेट कर रही हूँ। मैंने स्माइल करते हुए कहा, नर्वस मत हो, बस पुलिस प्रोसीजर समझना चाहता हूँ। उसके माना करने का इंतजार किए बिना मैंने पहला शॉट मारा। डिस्पैच मिलने से लेकर दूर तोड़ने तक आपको कितना टाइम लगा? क्लोई की प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। मैंने कंटिन्यू किया, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट्स। आपकी रिस्पॉन्स टाइम तो गॉडलाइक है, कोई भी सोचेगा कि आप पहले से नीचे वेट कर रहे थे, बस सिग्नल का इंतजार कर रहे थे। मेरी सार्काज्म ने क्लोई का फेस अगली कर दिया, क्योंकि मैं सही था। उन्हें मास्टरमाइंड से टिप ऑफ मिला था। ये एक मैसिव प्रोसीजरल फ्लॉ था, लेकिन मैंने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। दूसरा शॉट, और वो डजन्स रिपोर्टर्स हैवी कैमरास के साथ। क्या वो भी आपकी ऑफ द बुक स्टाफ हैं या प्रीसिंक्ट ने कोई नया मीडिया सुपरवाइज लॉ एनफोर्समेंट मॉडल शुरू किया है? क्लोई चुप हो गई। ये सवाल और भी डेंजरस था। कॉप्स रेड करें और रिपोर्टर्स लीड लें। अगर ये बाहर गया तो पूरा प्रीसिंक्ट मजाक बन जाएगा। फाइनल शॉट, मैं थोड़ा आगे झुका। मेरी नजरें उसकी सोल को पियर्स कर रही थी। ऑफिसर, आप एक्सपीरियंस डिटेक्टिव हैं। किसी भी असॉल्ट केस में सबसे जरूरी चीज फिजिकल एविडेंस होती है। आपके पास विटनेस है, लेकिन बेसिक्स भूल गए। अंदर आते ही ना मेडिकल एग्जाम, ना डीएनए स्वैब, सीधे कफ्स लगा दिए। मैंने हल्का सा चकल किया। वो साउंड उसकी नर्व्स पर चढ़ रहा था। मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बताइए आप लोग केस सॉल्व करने आए हैं या मूवी शूट करने? 3 क्वेश्चंस, 3 हैवी हैमर ब्लोज। क्लोई का प्रोफेशनल प्राइड टूट गया। रूम डेड साइलेंट हो गया। वो मुझे घूरती रही। उसकी सांसें हैवी हो गई। उसने कभी ऐसा सस्पेक्ट नहीं देखा था। वो मुझे इंटरोगेट नहीं कर रही थी, मैं उसे जज कर रहा था। इस पूरे अरेस्ट के सर्कस को जज कर रहा था। कैसे एक रूमर ट्रैश इतना प्रेशर क्रिएट कर सकता है? कुछ देर बाद क्लोई ने धीरे से डेस्क लैंप ऑफ किया, फाइल बंद की, हैंड्स क्रॉस किए, स्ट्रैटेजी चेंज की। तुम बिल्कुल भी वरीड नहीं लगते। मेरे फेस से प्लेफुल स्माइल गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी कामनेस आ गई जिसने उसकी स्पाइन में ठंडा डर दौड़ा दिया। मैंने उसे सीधा देखते हुए फ्लैट टोन में कहा, मैं क्यों वरी करूं? जिन लोगों ने ये प्ले डायरेक्ट किया है, आज रात उनकी नींद उड़नी चाहिए। ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट, मेट्रो सिटी, रात पिच ब्लैक थी। इस स्टील फोर्ट्रेस के सुप्रीम कमांडर के ऑफिस के अंदर लाइट्स ब्लेजिंग थी। सेक्रेटरी स्मिथ के हाथ में एक एन्क्रिप्टेड इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी। वो महोगनी दूर के सामने पूरे 3 मिनट्स खड़ा रहा। नॉक करने से डर रहा था, क्योंकि उस दूर के पीछे एम्पायर का यंगेस्ट जनरल था, जनरल मैक्सिमस वैंस, एक ऐसा लेजेंड जो कॉप्सेस के पहाड़ और खून के समंदर से निकल कर आया था। स्मिथ के हाथ में जो रिपोर्ट थी वो इस गॉड ऑफ वॉर के एंगर को इग्नाइट करने के लिए काफी थी। आखिरकार मिलिट्री इंस्टिंक्ट ने फियर को हरा दिया। स्मिथ ने नॉक किया। अंदर से एक सिंगल वर्ड आया, अथॉरिटी से भरा हुआ, एंटर। स्मिथ अंदर गया। लैंप के नीचे एक टावरिंग फिगर मिलिट्री मैप पर झुका हुआ खड़ा था। उसकी ब्लड सोक्ड ऑरा किसी भी ब्लेड से ज्यादा शार्प थी। क्या बात है? मैक्सिमस ने बिना ऊपर देखे पूछा। उसका टोन फ्लैट था। स्मिथ ने शार्पली सैल्यूट किया। दोनों हाथों से फाइल आगे बढ़ाते हुए उसकी आवाज सूखी थी। कमांडर, मेट्रो सिटी से अर्जेंट इंटेलिजेंस। मैक्सिमस की नजरें जैसे फिजिकल डैगर्स सीधे स्मिथ पर लॉक हो गईं। उसने फाइल ले ली। ऑफिस में डेडली साइलेंस छा गया। स्मिथ साइड से देख रहा था। जैसे ही मैक्सिमस ने पहली लाइन पढ़ी, उसकी ब्राउज कस गई और अगले ही सेकंड जब सस्पेक्टेड फेलनी असॉल्ट टेकन अवे बाय पुलिस उसके सामने आया, उसका पूरा बॉडी रिजिड हो गया। एक टेरिफाइंग मर्डरस ऑरा एक्सप्लोड हो गई। स्मिथ्स को लगा जैसे कोई प्राइमोडियल बीस्ट उसे घूर रहा है। उसका ब्लड रुक गया। लेग्स वीक हो गए। दैट बास्टर्ड, प्योर रेज थंडर की तरह गूंजी। सेंचुरी ओल्ड पेयरवुड डेस्क उसके एक पंच में टूट गया। लकड़ी के टुकड़े हर तरफ उड़ गए। रिपोर्ट मरोड़कर बॉल बना दी गई। मेरा फेस वैंस फैमिली की ऑनर पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। उसने मैक्सिमस अचानक खड़ा हुआ। रूम में ऐसे पेस करने लगा जैसे एक फुली एनरेज्ड लायन। उसने अपनी हाफ लाइफ बैटलफील्ड में गुजारी थी, ग्लोरियस मेरिट्स हासिल किए थे, और बदले में ऐसा यूजलेस सन असॉल्ट। ये एम्पायर के लॉस की बॉटम लाइन क्रॉस कर गया था। उसके चेस्ट में रेज की आग भड़क रही थी। वो अभी मेट्रो सिटी जाकर अपने ही बेटे को शूट करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसका एंगर पीक पर पहुंचा, उसकी ब्लडशॉट टाइगर जैसी आंखें अचानक ट्विच हुई। उसकी नजर वॉल पर लगी कॉलीग्राफी पर पड़ी। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, लीडिंग बाय एग्जाम्पल, उन वर्ड्स ने उसके अंदर इरप्ट होने वाले वॉल्केनो को इंस्टेंटली सप्रेस कर दिया। सालों की मिलिट्री लाइफ में उसका सेल्फ कंट्रोल सुपर ह्यूमन बना दिया था। मैक्सिमस ने धीरे से डीप ब्रेथ लिया। उसकी आंखों का रेड फेड हो गया और उसकी जगह एक एबेस जैसी कोल्डनेस आ गई। उसे पता था वो इमोशंस पर एक्ट नहीं कर सकता। सुप्रीम कमांडर होने के नाते वो मिलिट्री पावर यूज करके जस्टिस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। पॉलिटिकल बैकलैश पहाड़ जैसा होता, ये सोचकर वो वापस बैठ गया। उसकी सीधी पीठ में अब हल्की सी थकान और हेल्पलेसनेस दिख रही थी। आयरन जनरल आखिर में बस एक फादर था जो अपने डिसअपॉइंटिंग सॉन से डील कर रहा था। उसने स्मिथ की तरफ देखा। उसकी आवाज फिर काम थी, लेकिन और भी ज्यादा डेंजरस लीव
यस कमांडर। स्मिथ ऑलमोस्ट भागते हुए बाहर निकल गया। अब विशाल ऑफिस में अकेला मैक्सिमस ने एनक्रिप्टेड रेड फोन उठाया। वो नंबर डायल किया जिसे कॉल करना वो सबसे कम चाहता था। लाइन कनेक्ट हुई। एक क्रिस्प, थोड़ी लेजी फीमेल वॉइस आई। मैक्स, इतनी देर बेस पे कुछ हुआ क्या? उसकी आवाज सुनकर टफ जनरल के फेस पर बिटर एक्सप्रेशन आया। विक्टोरिया, मैं हूं, बात फैमिली की है। वो रुका, अपनी काल्मनेस टोन में बोला, हमारा वो इडियट बेटा मेट्रो सिटी में एलिजिडली एक एक्ट्रेस पर असॉल्ट के केस में अरेस्ट हो गया है। दूसरी तरफ 10 सेकंड्स तक डेड साइलेंस रहा। मैक्सिमस इमेजिन कर सकता था कि नॉर्मली ब्रीजी बिजनेस एम्प्रेस का फेस कितना कोल्ड हो गया होगा। आई अंडरस्टैंड, तुम्हारे लिए इंटरवीन करना इनकन्वीनियंट है। विक्टोरिया की आवाज वापस आई। अब लेजीनेस गायब थी, उसकी जगह बोन चिलिंग फ्रॉस्ट थी। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैक्सिमस रुका, उसकी आवाज कॉम्प्लेक्स थी। तुमने उसे बचपन से स्पॉइल किया है। अगर ये सच है तो कोई उसे बचा नहीं सकता। हमारी फैमिली ये डिसग्रेस अफोर्ड नहीं कर सकती। आई नो। जैसे ही मैक्सिमस कॉल कट करने वाला था, उसका फादर इंस्टिंक्ट जाग गया। वो माइक के करीब झुका। उसकी आवाज हर वर्ड के साथ सप्रेस किलिंग इंटेंट से भरी थी। विक्टोरिया, पता लगाओ कि शैडोज में कौन खेल खेल रहा है। मेरा बेटा चाहे स्क्रैप मेटल ही क्यों ना हो, आउटसाइडर्स को उसे कुचलने का कोई हक नहीं है। क्लिक, कॉल खत्म हो गई। विक्टोरिया वैंस फोन हाथ में लिए खड़ी रही। उसका ऑफिस मेट्रो सिटी के सबसे ऊपर जेनिथ कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स के टॉप फ्लोर पर था। बाहर सिटी लाइट्स मिल्की वे की तरह चमक रही थी, लेकिन इस वक्त उसके फेस की आखिरी वार्मथ भी खत्म हो गई। उसकी जगह फ्रीजिंग टंड्रा आ गई। उसके हस्बैंड के लास्ट वर्ड्स उसके दिमाग में एचो कर रहे थे। मेरा बेटा आर्थर, मैं उसे डांट सकती हूँ, मार सकती हूँ, उससे डिसअपॉइंटेड हो सकती हूँ, लेकिन क्या दूसरों को हक है? उसने धीरे से फोन रख दिया, जैसे कोई स्विच दबा हो, एक ऐसा स्विच जो पूरे कमर्शियल एम्पायर को हिला दे। विक्टोरिया धीरे से मुड़ी। उसकी फीनिक्स आइज में कोई इमोशन नहीं था, बस एक कोल्ड गजे जो मॉर्टल्स को नीचे देख रही थी। जैसे 10 साल से सोया हुआ ग्लेशियर अब जाग रहा हो। उसने चिल्लाया नहीं, बस अपना स्लेंडर फिंगर बढ़ाकर डेस्क पर लगे रेड बटन को प्रेस किया। एक ऐसा बटन जिसे वो नॉर्मली कभी यूज नहीं करती। एक सेकंड बाद उसकी चीफ सेक्रेटरी अंदर दौड़ती हुई आई। ऑलमोस्ट वर्शिप वाली पोस्चर में झुककर जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी, क्योंकि आज चेयरमैन एक डिवाइन सोर्ड की तरह थी जो अभी शीट से बाहर निकली है। विक्टोरिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसकी नजर विंडो के बाहर थी। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन अथॉरिटी बोन पियर्सिंग थी। हार्वी स्ट्रॉन्ग को कॉल करो। सेक्रेटरी ने तुरंत एम्पायर के लीगल वर्ल्ड के एपेक्स को कनेक्ट किया। 10 सेकंड्स बाद स्पीकर फोन से एक स्टेडी मेल वॉइस आई, रिस्पेक्ट से भरी हुई। मिसेस वैंस, विक्टोरिया ने धीरे धीरे बोला, हर वर्ड जैसे ब्लेड। हार्वी, मेरा बेटा आर्थर अभी सिटी प्रीसिंक्ट में है। चार्ज असॉल्ट है। जो भी कर रहे हो, ड्रॉप एवरीथिंग। 24 आवर्स के अंदर मैं चाहती हूँ वो बिना एक स्क्रैच के बाहर वॉक करे। दूसरी तरफ से आवाज बिना हेजिटेट किए आई, अंडरस्टूड। विक्टोरिया ने फिर कहा, हॉकाई को कॉल करो। सेक्रेटरी का दिल एक पल को रुक गया। हॉकाई जेनिथ का इंटेलिजेंस डिवीजन, जो सिर्फ चेयरमैन को आंसर करता है। वो लोग दुनिया की हर चीज जानते थे। ये डिवीजन पूरे 5 साल से एक्टिवेट नहीं हुआ था। लाइन कनेक्ट हुई। रोबोटिक वॉइस आई, हॉकाई अवेट्स योर कमांड। विक्टोरिया की आवाज और कोल्ड हो गई। एक्ट्रेस स्टेला फॉक्स, कॉप्स क्लोई फ्रॉस्ट और लुइस मिलर, तुम्हारे पास 1 आवर है। मुझे इनके जन्म से लेकर कल रात डिनर में क्या खाया तक हर फाइल चाहिए। सब कुछ मेरी डेस्क पर, उनसे जुड़े हर डिटेल। एक भी क्लू मिस मत करना। ऑर्डर रिसीव्ड। कॉल तुरंत कट हो गया। सिर्फ इन 2 कॉल्स की वजह से मेट्रो सिटी के अंडरबेली में एक मॉन्स्टर्स सुनामी उठने लगी। जेनिथ का मैसिव कमर्शियल मशीन फुल स्पीड पर घूमने लगा। सिर्फ एम्प्रेस के एक सेंटेंस से इमरजेंसी लीगल टीम्स ऐसे प्रीसिंक्ट की तरफ दौड़े जैसे शार्क्स ब्लड स्मेल करके दौड़ते हैं। पीआर डिपार्टमेंट ने हाईएस्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर दिया। मीडिया स्टॉर्म के लिए रेडी होते हुए काउंटलेस फाइनेंशियल मॉन्स्टर्स जो अब तक सो रहे थे धीरे धीरे जाग गए। एम्प्रेस के अगले कमांड का इंतजार करते हुए सेक्रेटरी साइड में खड़ी सांस रोके देख रही थी। 10 साल से विक्टोरिया के साथ थी और सिर्फ एक बार उसने चेयरमैन को ऐसा देखा था। 10 साल पहले जब फॉरेन कैपिटल ने जेनिथ को एग्रेसिवली घेरा था, उस टाइम एक वॉल स्ट्रीट शार्क ओवरनाइट बैंकरप्ट होकर बिल्डिंग से कूद गया था। इस बार किसने स्लीपिंग एम्प्रेस को प्रोवोक किया? विक्टोरिया फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास खड़ी थी, एक लोनली सिलुएट, लेकिन पूरी दुनिया पर रूल करती हुई। वो सिटी को ऐसे देख रही थी जैसे अपना चेस बोर्ड हो। चेयरमैन कोई और इंस्ट्रक्शंस? विक्टोरिया ने मुड़े बिना फ्लैट टोन में कहा, बोर्ड को नोटिफाई करो। स्टर्लिंग ग्रुप के साथ सारे कोलैबोरेशंस इमीडिएटली सस्पेंड। उसी वक्त यूरोप के रोम में इंपीरियल रेड स्टूडियोज के स्पॉटलाइट के नीचे एक वुमन खड़ी थी, जिसकी प्रेजेंस ही अलग दुनिया बना देती थी। उसका चेहरा ऐसा कि फूल भी शर्म से झुक जाएं। उसकी ऑरा आइस गॉडेस जैसी कोल्ड थी। उसकी एक स्माइल या फ्राउन लोगों की सोल हिला दे। वो थी लूना वैंस, एम्पायर की बेस्ट एक्ट्रेस, जिसने 3 मेजर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ग्रैंड स्लैम जीता था। 3 बिलियन ग्लोबल फैंस वाली लेजेंड। जैसे ही डायरेक्टर ने कट कहा, उसके चेहरे का सौरव गायब हो गया और यूजुअल एलूफनेस लौट आई। असिस्टेंट कोट और वार्म वाटर लेकर दौड़ा। डायरेक्टर जेम्स उसकी एक्टिंग की तारीफ करता रहा। लूना, योर एक्टिंग इज ट्रूली गॉड्स मास्टरपीस। लेकिन लूना ने बस पॉलाइटली नोट किया। एलूफ रहना ही उसका ब्रांड था। वो रेस्ट एरिया की तरफ गई। आंखें बंद करने ही वाली थी कि उसकी मैनेजर और सिस्टर मेरी फोन लेकर दौड़ी। मेरी का फेस अनप्रेसिडेंटेड पैनिक से भरा था। लूना, उसकी आवाज सूखी थी। लूना ने धीरे से आंखें खोली। उसकी काम गाजे में हल्का कंफ्यूजन। मेरी 10 साल से उसके साथ थी।
पहाड़ टूट जाए तब भी एक्सप्रेशन नहीं बदलती। क्या हुआ? मैरी ने डीप ब्रेथ लेकर फोन दिया। स्क्रीन पर एम्पायर के बिगेस्ट पोर्टल की ब्रेकिंग न्यूज थी। बोल्ड हेडलाइन सीधे लूना की आंखों में चुभी। प्लेबॉय आर्थर वैंस अरेस्टेड ऑन सीन फॉर सस्पेक्टेड असॉल्ट ऑफ ट्रेंडिंग स्टारलेट स्टेला फॉक्स। लूना का दिमाग ब्लैंक हो गया, जैसे बॉम्ब फटा हो। फोन उसके हाथ से गिर गया। सब लोग शॉक्ड होकर देखने लगे कि हमेशा एलिगेंट गॉडेस अपना कंपोजर कैसे खो बैठी। मैरी का दिल डूब गया, सब खत्म। उसका वर्स्ट फियर सच हो गया। आर्थर लूना की ओनली वीकनेस था, उसका रिवर्स स्केल। पूरी दुनिया जानती थी लूना कोल्ड है, लेकिन मैरी जानती थी कि अंदर से वो अपने भाई के लिए प्रोटेक्टिव डीमन है। 3 सेकंड्स के लिए टाइम फ्रीज हो गया। फिर लूना धीरे से झुकी और फोन उठाया। जब उसने ऊपर देखा तो उसके फेस से हर इमोशन गायब था। उसकी जगह एक ऐसी फ्रीजिंग चिल थी जिससे मैरी भी डर गई। अगर पहले लूना आइसबर्ग थी तो वो 10,000 फुट गहरी बर्फ थी जो पूरी लाइफ फ्रीज कर दे। उसने धीमी लेकिन आयरन जैसी फर्म आवाज में कहा, मेरा भाई ये नहीं कर सकता। वो इडियट है, प्लेबॉय है, एरोगेंट है, लेकिन वो स्कम नहीं है। उसे प्रूफ की जरूरत नहीं थी। उसे अपने भाई पर ब्लाइंड ट्रस्ट था। कोई उसे फ्रेम कर रहा है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमका, न पैनिक न टीयर्स। उसने अपना प्राइवेट फोन निकाला। उसकी कैमनेस और डिसिसिवनेस ने मैरी को हिला दिया। यही है वैंस फैमिली का असली फेस। उसका पहला कॉल एम्पायर के मीडिया मोगल को गया। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के चेयरमैन रिचर्ड क्लार्क। दूसरी तरफ से हार्टी लाफ आया, लूना तुम बिजी रहते हुए भी अंकल रिचर्ड को कॉल कर रही हो, काफी रेयर है। लूना ने कोई स्मॉल टॉक नहीं किया। अंकल रिचर्ड, आपने मेरे ब्रदर की न्यूज देखी, उसे सप्रेस करो। उसका टोन रिक्वेस्ट नहीं था, वो एक नोटिफिकेशन था। रिचर्ड एक पल रुका, फिर बिटर स्माइल आई। लूना, ये कोई छोटी बात नहीं है। सीन, विटनेस, एविडेंस सब मौजूद है। चाहकर भी इसे सप्रेस नहीं कर सकते। लूना की आवाज और कोल्ड हो गई। मैंने कहा सप्रेस करो। सभी पोर्टल्स, सभी सोशल मीडिया, सभी शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स। 10 मिनट्स के अंदर मुझे मेरे ब्रदर के खिलाफ एक भी नेगेटिव न्यूज नहीं दिखनी चाहिए। अंकल रिचर्ड, मुझे परफेक्टली पता है इस इंडस्ट्री में पैसा और पावर सब कुछ दबा सकते हैं, आप कर सकते हैं। साइलेंस छा गया। रिचर्ड को महसूस हुआ आज लूना अलग है। ये वही ऑरा था जो उसने सिर्फ उसके फादर में महसूस किया था। उसने साई किया, ठीक है अंकल हेल्प करेगा, इसे तुम्हारे फादर का फेवर समझ लो। थैंक यू। लूना ने कॉल तुरंत कट कर दिया। उसने तुरंत दूसरा कॉल किया, फिर तीसरा, फिर चौथा। हर कॉल मीडिया, पब्लिक ओपिनियन और टॉप पॉलिटिकल फिगर्स के की लोगों को था। उसने कहीं भी फैमिली नेम यूज नहीं किया, सिर्फ लूना वैंस का नाम और वो टेरिफाइंग नेटवर्क जो उसने 10 साल में बिल्ड किया था। कॉल्स खत्म करके वो अचानक खड़ी हो गई। मैरी, डायरेक्टर जेम्स को बोलो मैं बाकी सीन्स शूट नहीं कर रही। मैरी शॉक हो गई। क्या लूना तुम पागल हो? ये जेम्स की फिल्म है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का पेनल्टी एस्ट्रोनॉमिकल है और तुम्हारी इंटरनेशनल रेपुटेशन। लूना ने स्नीर किया और उसे काटते हुए बोली, मेरा भाई अभी मिट्टी में मिलाया जा रहा है। मुझे किसी इल्यूजनरी रेपुटेशन की परवाह नहीं। मैं लूना वैंस इस पेडेस्टल पर इसलिए नहीं खड़ी क्योंकि किसी ने मुझे यहाँ रखा। मैं खुद चढ़कर आई हूँ। आज चढ़ी हूँ तो कल 0 से फिर चढ़ जाऊंगी। लेकिन मेरा सिर्फ एक भाई। उसके डोमिनेटिंग वर्ड्स ने मैरी को चुप करा दिया। तभी डायरेक्टर जेम्स कुछ गड़बड़ समझकर पास आया। लूना क्या हो रहा है? तुम ठीक नहीं लग रही। लूना ने फ्लुएंट काम इंग्लिश में कहा, आई एम वेरी सॉरी डायरेक्टर जेम्स, एक अर्जेंट फैमिली मैटर आ गया है, तो तुरंत जाना होगा। मैं शूट कंटिन्यू नहीं कर सकती। जेम्स का फेस बदल गया। क्या बोल रही हो तुम? पूरी क्रू तुम्हारा वेट कर रही है। अभी जाना मतलब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंटरनेशनल डायरेक्टर के रेज के सामने लूना बस कामली उसे देखती रही। अगले ही सेकंड वो मुड़ी और बाहर चली गई। उसी वक्त उसने अपने प्राइवेट असिस्टेंट को कॉल किया। पीछे जेम्स की चिल्लाहट और मैरी की आवाज को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए उसकी वॉइस एक अनक्वेश्चनेबल क्वीन कमांड थी। मेरे लिए अर्लीस्ट प्राइवेट जेट बुक करो। डायरेक्टर को बता दो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर रहे हैं। जो पेनल्टी होगी पे करूंगी। मेरा भाई ट्रबल में है, मुझे अभी वापस जाना है। उसी समय मैं प्रिजन यूनिफॉर्म पहन चुका था। मेरा ब्रांड न्यू $10,000 of $1000 बेस्पोक सूट फ्लोर पर ऐसे पड़ा था जैसे गार्बेज। अगले ही सेकंड एक गार्ड ने बातों से मेरी चेस्ट पोकी की। उसके फेस पर गंदी खुशी थी। यंग मास्टर वैंस डेप्यूटी चीफ मिलर ने स्पेशली कहा है आपका एक्स्ट्रा केयर लेना है। उसने केयर वर्ड को जोर देकर बोला। बाकी गार्ड्स हंस पड़े। उनका इंटेंशन साफ था, मेरे एरोगेंट बोन्स तोड़ना। लेकिन इस खुले थ्रेट के सामने भी मेरे फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने पोलाइटली नोट किया, देन आई विल बी ट्रबलिंग यू। मेरी कामनेस ने गार्ड को और इरिटेट कर दिया। एक यूजलेस रिच किड पर आकर भी एटीट्यूड दिखा रहा है। उसने बॉटम पॉइंट किया। उसकी आवाज आइस कोल्ड थी। इसे ब्लॉक सी सेल 303 में डालो। गार्ड्स के चेहरे पर सिनिस्टर स्माइल आ गई। ब्लॉक सी, जहां मर्डरर्स, रॉबर्स और कार्टेल बॉसेस रहते हैं, खून से सने लोग। और सेल 303 डियाब्लो सेल, साइको, साइकोपैथ से भरी हुई। मेरे जैसे सॉफ्ट रिच किड को वहां डालना मतलब मैं रात नहीं बचूंगा। बस ऐसे ही मुझे एक ग्लूमी हॉलवे में धकेल दिया गया। आयरन बार्स के पीछे से पॉइजनस स्नेक जैसी नजरें मुझे घूर रही थी। ये ह्यूमन नेचर का पर्गेटरी था। लेकिन इस हेल के रास्ते पर चलते हुए मेरा दिल डेड लेक की तरह काम था। मुझे हल्की नॉस्टैल्जिया भी महसूस हुई। सालों पहले असैसिन किंग शैडो के रूप में मैंने मिडिल ईस्टर्न पीओ कैंप से अपना रास्ता काट कर निकाला था। उसके सामने ये जगह है तो स्पायर ट्रीट लग रही थी। मेरी आईज इंस्टेंटली हाई प्रिसीजन रेडार बन गई। हॉलवे की लेंथ, कैमरास की पोजीशन, ब्लाइंड स्पॉट्स, शिफ्ट चेंज टाइमिंग्स, हर डेटा मेरे ब्रेन में फ्लड हो गया। इंस्टेंटली 3 अलग प्रिजन ब्रेक प्लान्स रेडी हो गए। गार्ड एक हैवी आयरन डोर के सामने रुका। उस पर चिलिंग साइन था C303। क्लैंक के साथ डोर खुला। अंदर से फाउल ऑपरेसिव स्मेल आई।
गार्ड ने मुझे जोर से धक्का दिया। एंजॉय योर न्यू होम यंग मास्टर। स्लैम। डोर बंद हो गया। बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट। सेल में डेड साइलेंस। डजन से ज्यादा आईज मुझ पर ऐसे गड़ी जैसे पॉइजन नाइव्स, 20 की एक्साइटेड क्रूल गाजें। मैंने एक्सप्रेशनलेस होकर रूम स्कैन किया। बैरली 300 स्क्वायर फीट का रूम, 15 मैसिव मस्कुलर इनमेट्स, स्कार्स, एग्रेसिव टैटूज, सैवेज फेसेस। कोई कार्ड्स खेल रहा था, कोई पुशअप्स कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अंदर आया सब रुक गए। हवा भारी हो गई। ये हैजिंग शुरू हो चुका था। तभी सबसे अंदर वाले बंक पर बैठा एक बॉल्ड आदमी धीरे से उठा। लगभग 6'3", उभरी हुई मसल्स, उसके शोल्डर्स पर ब्लैक ड्रैगन टैटू, पूरा लुक ही डेंजरस। यही था डियाब्लो सेल का बॉस, बॉल्ड क्रेग। वो नंगे पैर नीचे कूदा और धीरे धीरे मेरी तरफ चला। उसके पीछे उसके लैकीज लाइन बनाकर खड़े हो गए, सेमी सर्कल बनाते हुए मेरी रिट्रीट पूरी तरह ब्लॉक कर दी। क्रेग मेरे सामने आकर रुका। उसकी हाइट और बॉडी से भारी प्रेशर आ रहा था। वो मुझे बेर की तरह सर्कल कर रहा था। उसकी आंखों में खुली हुई घुसपैठ। उसने लिप्स स्मैक किए, टैग की आवाज आई, फिर रुककर अपना बड़ा सा हाथ मेरे चीक पर हल्के हल्के थप्पड़ मारने लगा। ये प्योर ह्यूमिलिएशन था। उसने अपने पीले दांत दिखाते हुए वर्ड बाय वर्ड बोला, किड, सुना है तू कोई बड़ा यंग मास्टर है, यहाँ के रूल्स पता है। अचानक वो चिल्लाया, पहले घुटनों पर गिर और अपने ग्रैंडपास को काउटू कर। सेल हंसी से गूंज उठा। हाँ, क्रेग ने कहा। नील, बहरे हो क्या? सिर जमीन पर पटक ताकि आवाज आए। सबकी नजरें मुझ पर थीं, सिक एक्साइटमेंट के साथ। वो चाहते थे मैं मर्सी मांगू। किसी इंसान की डिग्निटी तोड़ना उनका बिगेस्ट जॉय था, लेकिन आज उनका मूड खराब होने वाला था। इन वुल्व्स और टाइगर्स के सामने भी मेरा फेस एंशिएंट काम था। न फियर, न एंगर, 10,000 साल पुरानी बर्फ जैसा ठंडा। जैसे सामने खड़े ये क्रिमिनल्स बस स्ट्रे डॉग्स हों। मेरी एक्सट्रीम कामनेस ने उनकी हंसी धीमी कर दी। उन्हें लगा कुछ ऑफ है। एक स्ट्रेंज बोन चिलिंग ऑरा मुझसे निकल रही थी। ये नया लड़का क्रीपी है। क्रेग की स्माइल स्टिफ हो गई। मेरी आईज उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो ऑलरेडी डेड हो। ये सबसे बड़ा प्रोवोकेशन था। हे किड, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, बहरे हो क्या? उसकी पेशेंस खत्म हो गई। उसकी आंखों में विशियस लाइट चमकी। जो हाथ मेरे फेस पर, इस टाइम से वो पीछे गया। उसने पूरी ताकत से मेरे फेस पर स्विंग किया। हवा चीरती आवाज के साथ सब लोग इंतजार कर रहे थे कि मेरा चेहरा चकनाचूर हो जाए, लेकिन 1 मिलीसेकंड पहले ही मैं मूव हुआ। इतनी फास्ट कि किसी को दिखा ही नहीं, बस एक ब्लर। किसी ने नहीं देखा मैंने कैसे मूव किया या स्ट्राइक किया। उन्होंने सिर्फ रिजल्ट देखा। उसका हाथ मेरे फेस से 1 इंच पहले रुक गया। एक हैंड ने उसे पकड़ लिया था, एक स्लिम लेकिन फर्म हैंड, जैसे स्टील वाइस। क्रेग की स्माइल फ्रीज हो गई, शॉक में बदल गई। उसने इंस्टिंक्टिवली हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी आयरन बेंडिंग स्ट्रेंथ भी मेरे ग्रिप को 1 मिलीमीटर नहीं हिला पाई, जैसे वेल्ड हो गया हो। ये कैसे पॉसिबल है? उसका ब्रेन शॉर्ट सर्किट हो रहा था। उसी वक्त मैंने अपना दूसरा हाथ उठाया और शोल्डर से इमेजिनरी डस्ट झाड़ा। फिर मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी काम आइज में अब हल्की सी इमोशन थी, एंगर नहीं, किलिंग इंटेंट नहीं, बस नॉइजी ट्रैश के लिए डिस्गस्ट। बहुत शोर कर रहा है, मैंने सॉफ्टली कहा। और जैसे ही वर्ड्स गिरे, मैंने उसके रिस्ट को ट्विस्ट किया। क्रैक, बोन टूटने की क्लियर आवाज पूरे सेल में गूंजी। सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अगली ही सेकंड क्रेग के मुंह से पिग स्लॉटर जैसी चीख निकली। सबकी आंखें फट गईं। उसका मोटा राइट आर्म अननेचुरल एंगल में मुड़ा हुआ था। व्हाइट बोन स्किन को चीरकर बाहर दिख रहा था। बस एक मूव और 303 का किंग, जिसका दावा था वो एक पंच में बुल गिरा सकता है। उसका आर्म इंस्टेंटली क्रिपल्ड। सब शॉक में जम गए, लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने कैजुअली उसे चेस्ट पर किक मारा। डल थर्ड, उसका हैवी बॉडी हवा में उछलकर पीछे गिरा। उसके 2 लैकीज भी साथ गिर गए। सेल मेस बन गया, लेकिन शो अभी बाकी था। मैं आराम से चलता हुआ उसके पास गया, जो फ्लोर पर एगोनी में तड़प रहा था। सबकी हॉरिफाइड आइज के सामने मैंने अपना फुट उठाया और उसके फेस पर रख दिया। थोड़ा प्रेशर डाला। उसकी चीख मफल्ड ग्रोन्स में बदल गई। सेल फिर से डेथ साइलेंस में डूब गया। जो अभी चिल्ला रहे थे वो स्टैचूज बन गए। उनकी आंखों में अब सिर्फ फियर था। डीमन, ये कोई प्रिटी बॉय नहीं, ये मॉन्स्टर है। मेरा फुट अभी भी क्रेग के फेस पर था। मैंने धीरे से ऊपर देखा। मेरी कोल्ड गेजें सब पर घूमी। फिर मेरी काम वॉइस निकली, अब कौन मुझे रूल समझाएगा? उस मोमेंट में सबके फेसेस पेल। कोई लाउड सांस लेने की भी हिम्मत नहीं। उनकी नजर उस लड़के पर थी जो कैजुअली अपने बॉस के सिर पर पैर रखे खड़ा था। वो टैंक जैसा बिल्ट नहीं था, लेकिन उसके अंदर डार्क गॉड जैसा ऑरा था। प्राइमल फियर। ये लोग किलर्स थे, लेकिन अब उन्हें असली डर समझ आया। ये आदमी ब्रुटैलिटी नहीं दिखा रहा था, ये तो लाइफ को जीरो मान रहा था। जैसे वो चाहे तो बिना इमोशन के सबको खत्म कर दे। और यही सबसे टेरिफाइंग था। लेकिन हर साइलेंस में कुछ इडियट्स होते हैं। डैम, तूने बॉस क्रेग को हाथ लगाया। ब्रदर्स रश करो, इस प्रिटी बॉय को मारो। साइलेंस टूट गया। 2 लैकीज उठे। एक मैड डॉग नाम का आदमी रेड आइज के साथ डर्टी बूट उठाकर मेरे हेड पर स्विंग किया। दूसरा स्कारफेस मेरी रिब्स पर पंच मारने दौड़ा। बाकी 3-4 भी हर डायरेक्शन से कूदे। उनके हिसाब से मैं अकेला था, नंबर्स से क्रश कर देंगे, लेकिन वो गलत थे, बहुत गलत। इस मॉब के सामने भी मेरा फेस अनचेंज्ड। क्रेग पर रखा फुट भी नहीं हिला। जैसे ही मैड डॉग का बूट मेरे हेड पर आने वाला था, मैं मूव हुआ। बॉडी फैंटम की तरह शिफ्ट हुई, बस थोड़ा लीन करके अटैक डॉज। अगले ही सेकंड मेरा राइट एल्बो पीछे की तरफ वाइपर की तरह स्ट्राइक हुआ, सीधे मैड डॉग के चेस्ट पर। क्रैक, उसकी रिब्स टूट गई। वो हवा में ब्लड उगलता हुआ पीछे जा गिरा। साथ ही उसी पल स्कारफेस का फिस्ट मेरी तरफ आ गया, लेकिन जैसे मेरी बैक साइड पर भी आंखें लगी हूं। मैंने पलट कर देखने की जरूरत तक नहीं समझी। मेरा लेफ्ट हैंड नाइफ एज बना और कैजुअली पीछे की तरफ स्लैश किया। स्मैक, एक क्रिस्प साउंड गूंजा।
हैंड नाइफ सीधे उसके रिस्ट जॉइंट पर हिट हुआ। उसे इंस्टेंट आग जैसा दर्द महसूस हुआ। उसका हैवी पंच पूरी तरह पावर लूज कर गया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर स्लाइड हुआ, पांचों उंगलियां फैलते हुए उसके पैनिक भरे फेस को पकड़ लिया और फिर मैंने उसे नीचे स्लैम किया। उसके बाद वायलेंट फोर्स के साथ उसे कंक्रीट वॉल में फेंक दिया। थुड। स्कारफेस को कराहने का मौका तक नहीं मिला। उसकी आंखें उलट गईं और वो गीले नूडल की तरह नीचे स्लाइड हो गया। जिंदा है या मर गया अननोन। सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में दो डेस्परेट क्रिमिनल्स कंप्लीटली ब्रेक डाउन, एक अनकॉन्शियस, और मेरे पैर अपनी ओरिजिनल जगह से आधा कदम भी नहीं हिले। ये कैसा मॉन्स्टर है। बाकी इनमेट्स आधे रास्ते तक रश किए लेकिन इंस्टेंट फ्रीज हो गए। उनकी मोमेंटम अचानक रुक गई जिससे वो खुद ही लड़खड़ाकर एक पायल में गिर पड़े। वो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे हेल से निकल कर आया कोई लिविंग ग्रिम रीपर उनके सामने खड़ा हो। ट्रैश क्लीन करने के बाद मैं धीरे से टर्न हुआ। मेरी कोल्ड आइज पहले फ्लोर पर पड़े ग्रोनिंग बॉडीज पर स्वीप हुई, फिर धीरे से उन इनमेट्स पर गई जिन्होंने हिलने की हिम्मत नहीं की। आखिर में मैंने क्रेग के फेस से अपना पैर हटा लिया। पूरे प्रोसेस में मैंने सिर्फ रॉ पावर नहीं दिखाई बल्कि सर्जिकल प्रिसीजन कंट्रोल दिखाया। एक ही सांस में 5 लोगों को क्रिपल किया। बोन्स ब्रेक, टेंडन स्नैप, सबकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी खत्म। लेकिन कोई मरा नहीं। मैंने उनके बॉडी के हर फेटल स्पॉट को परफेक्टली अवॉइड किया। ये स्कैल्प टिंगलिंग कंट्रोल उनके साइकोलॉजिकल लिमिट को पूरी तरह तोड़ गया। थुट थुट थुट। किसी ने एक शुरुआत की, बाकी लगभग 1 डजन इनमेट्स जैसे उनकी स्पाइन निकल गई हो। उनके पैरों में स्ट्रेंथ ही नहीं बची। अनकंट्रोलेबली वो अपने घुटनों पर गिर गए। उनके सिर नीचे झुके हुए पत्तों की तरह कांप रहे थे। मेरी तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं। सबमिशन, एब्सोल्यूट सबमिशन। उनकी सोल की डेप्थ से उसी पल से मैं सेल 303 का नया किंग था। लेकिन मेरे सामने घुटनों पर बैठे इस फ्लॉक ऑफ शीप को देखकर मेरी आंखों में बॉर्डम की हल्की झलक आई। मैंने दोबारा उनकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने अपनी थोड़ी सी रिंकल्ड प्रिजन यूनिफॉर्म एडजस्ट की और आराम से एक स्क्रॉनी इनमेट की तरफ बढ़ा जो कॉर्नर में सिकुड़ कर बैठा था, बुरी तरह कांप रहा था। वो पूरे कमरे में सबसे लीस्ट थ्रेटनिंग लग रहा था। मेरे फेस पर एक वार्म स्प्रिंग ब्रीज जैसी स्माइल आई। मैंने जेंटली उसका शोल्डर पैट किया। उसकी टेरिफाइड नजरों के नीचे वो ऐसे लग रहा था जैसे अभी पैंट्स गीली कर देगा। मैंने सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहा, हे मैन, गॉट अ फोन, लेट मी बोरो इट। मेरी वॉइस जेंटल थी लेकिन उस स्क्रॉनी गाय को लगा जैसे ग्रिम रीपर की साइट उसकी नेक पर टिक गई हो। उसके टीथ अनकंट्रोलेबली चैटर कर रहे थे। एक वर्ड भी नहीं निकल रहा था। मेरी स्माइल फेड नहीं हुई लेकिन मेरी आईज थोड़ी नैरो हुई। बस उस टाइनी मूवमेंट ने ही उसके हार्ट को फ्रीजिंग हैंड की तरह जकड़ लिया। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने सब कुछ ओवरराइड कर दिया। वो तुरंत फ्लोर से उठा, अपने फिल्दी पैंट्स में फ्रैंटिक होकर सर्च किया और प्लास्टिक बैग में रैप्ड एक ऑब्जेक्ट निकाला। उसे अपनी स्लीव पर बार बार वाइप किया और ट्रेम्बलिंग हैंड से मुझे ट्रिब्यूट की तरह ऑफर किया। वो एक एंशिएंट नोकिया मिनी था, एक फॉसल। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैंने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ फोन लिया और उसे ऑन किया। क्लासिक स्टार्टअप चाइम। उस डेड साइलेंट सेल में ईरिली लाउड गूंज उठी। घुटनों पर बैठे क्रिमिनल्स धीरे धीरे कॉर्नर्स में रिट्रीट हो गए, डरे हुए क्वेल्स की तरह श्रिंक होते हुए सांस तक रोक कर बैठे थे। क्रिपल स्कारफेस अपने माउथ को कवर करके बैठा था। एक साउंड करने की हिम्मत नहीं। बॉल्डी क्रेग अपने ब्रोकन आर्म के ब्लाइंडिंग पेन को सहते वो एक खुद को कॉन्शियस रखे था क्योंकि उन्हें सबसे अच्छे से पता था इस नए किंग को पिस ऑफ करना मतलब डेथ से भी वर्स फेट। लेकिन मैंने उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया। मैं सिक्योरिटी कैमरा के एब्सोल्यूट ब्लाइंड स्पॉट में गया, सबकी तरफ बैक करके खड़ा हो गया। मेरी लॉन्ग फिंगर्स उस टाइनी कीपैड पर तेजी से मूव करने लगी। मैंने कॉन्टैक्ट्स ओपन नहीं किए, सीधे एक 32 डिजिट एन्क्रिप्टेड नंबर टाइप किया। ये नंबर मेरी सोल में बर्न हो चुका था। ये शैडो गिल्ड की हाईएस्ट लेवल इमरजेंसी लाइन थी। सिर्फ कोड नेम शैडो वाले को इसे कॉल करने की क्लियरेंस थी। 10 सेकंड्स बाद लाइन कनेक्ट हुई। दूसरी तरफ डेड साइलेंस। वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड का वेट कर रहे थे। मेरे लिप्स मूव हुए। मैंने एक हाईली स्पेसिफिक वोकल टेक्निक यूज करते हुए मॉर्स कोड सीक्वेंस एमिट किया जिसमें 13 अलग अलग ऑडियो फ्रीक्वेंसीज थी। ट्रांसलेट करने पर उसका मतलब एक वर्ड था, मोनार्क। 3 सेकंड्स की साइलेंस के बाद एक इमोशनलेस रोबोटिक वॉइस आई, कॉन्टैक्शन सक्सेसफुल, नाइटिंगेल सिस्टम एक्टिवेटेड, माय लॉर्ड प्लीज इश्यू योर कमांड। इस फैमिलियर वॉइस को सुनते ही मेरी एंशिएंट डीप आईज में कॉम्प्लेक्स इमोशन फ्लैश हुआ। नाइटिंगेल सिस्टम दुनिया का सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस नेटवर्क था जिसे मैंने अपने हाथों से बिल्ड किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपना एम्पायर ऐसे रिबूट करूंगा। मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरी वॉइस लो और इमोशनलेस थी। आई एम शैडो, इनिशिएट नाइटिंगेल प्रोटोकॉल, इन्वेस्टिगेट समवन फॉर मी, ब्रैड स्टर्लिंग इन मेट्रो सिटी। इस बार मैं वैंस फैमिली की पावर यूज नहीं कर रहा था, वो आर्थर वैंस की थी। मैं शैडो गिल्ड का मोनार्क शैडो था और मैं अपने पास्ट लाइफ की पावर से इस लाइफ के हर अनॉयंस को क्रश करने वाला था। कमांड इश्यू होते ही नाइटिंगेल एआई ने तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं किया। ईयरपीस में एक अजीब सी साइलेंस छा गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। मुझे लगा सिस्टम क्रैश हो गया। तभी अचानक वो इमोशनलेस इलेक्ट्रॉनिक वॉइस वायलेंटली ट्रेम्बल करने लगी, डिस्टॉर्ट हुई और फिर एकदम से चेंज होकर एक आदमी की आवाज बन गई जो एक्सट्रीम शॉक और वाइल्ड एक्सटेसी में स्टटर कर रही थी। लॉर्ड, इज इट रियली यू माय लॉर्ड? उसकी वॉइस पूरी तरह फैनेटिकल थी, जैसे कोई लॉस्ट बिलीवर सालों भटकने के बाद अपने गॉड की आवाज सुन ले, माय लॉर्ड यू आर अलाइव। ये फैमिलियर वॉइस सुनते ही मेरे लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। घोस्ट, दुनिया का नंबर 1 हैकर, नाइटिंगेल सिस्टम का एडमिन। मैंने काम टोन में कहा, घोस्ट, इट्स मी बॉस, इट्स मी। वो ऑलमोस्ट टूट गया एक्साइटमेंट में। पूरी दुनिया ने सोचा आप। मैंने उसे फ्लैट टोन में कट कर दिया, ओल्ड शैडो इज डेड। मेरी नजर कॉन्क्रीट वॉल के पार
बाहर की स्टारी स्काई को पियर्स कर रही थी। अब जो सांस ले रहा है उसका नाम आर्थर वैंस है। दूसरी तरफ कुछ पल की साइलेंस, फिर उसकी वॉइस स्टेडी हुई, लेकिन डिवोशन और इंटेंसिटी पहले से भी ज्यादा। मीनवाइल मेट्रो सिटी के किंग क्लब में, जो सबसे लग्जूरियस अंडरग्राउंड कैसीनो था, वीआईपी सेक्शन में एक मोटा आदमी एम्परर की तरह बैठा था। चारों तरफ ब्यूटीज और लैकीज। केविन बिग केव किंग, सीन के लोग उसे रिस्पेक्टफुली फैटी किंग बुलाते थे। कोई भी इस अगली फैट आदमी को अंडर एस्टिमेट नहीं करता था, क्योंकि उसकी फैमिली पूरे मेट्रो सिटी के अंडरग्राउंड ग्रे मार्केट को कंट्रोल करती थी, और वो मेरा सबसे ट्रस्टेड डायहर्ड बडी था। उसी वक्त जब बिग केव फुल पार्टी मूड में था, उसके पॉकेट में रखा एक स्पेशल सैटेलाइट फोन वाइब्रेट हुआ। कॉलर आईडी देखते ही उसकी स्माइल फ्रीज हो गई। इस नंबर को सिर्फ 4 या 5 लोग जानते थे, और वो भी सिर्फ एब्सोल्यूट इमरजेंसी में कॉल करते थे। उसने एक इशारे में सारी ब्यूटीज को हटा दिया। एक सेकंड में पूरा वीआईपी एरिया खाली, और उसकी जगह एक शार्प डेंजरस इंटेंसिटी आ गई जो उसके अपीयरेंस से बिल्कुल मैच नहीं करती थी। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से उसके सबॉर्डिनेट की पैनिक वॉइस आई, बॉस, बैड न्यूज, ह्यूज न्यूज। बिग केव की वॉइस काम थी, लेकिन वो काम स्टॉर्म से पहले वाली साइलेंस थी। आर्थर, क्या हुआ आर्थर को? जवाब आया, आर्थर को फ्रेम किया गया है। कॉप्स ने असॉल्ट केस में अरेस्ट कर लिया। न्यूज अभी एक्सप्लोर होने वाली है। ये सुनते ही बिग केव की स्क्विंटेड आइज से एक टेरिफाइंग मर्डरस ग्लेयर निकला। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आसपास का टेम्परेचर लिटरली फ्रीजिंग जैसा फील होने लगा। जो आदमी हमेशा हंसता रहता था, वो अब डेथ ऑरा रेडिएट कर रहा था। आई नो, उसने धीरे से कहा, और कॉल कट कर दिया। वो खड़ा हुआ। उसका ओबीज बॉडी अब इरप्ट होने वाले वॉल्केनो जैसा लग रहा था। उसने दूसरा फोन निकाला और कॉल्स की बारिश शुरू कर दी। उसकी आवाज लाउड नहीं थी, लेकिन हर कमांड मेट्रो सिटी को हिला रही थी। सभी ब्रदर्स को जगाओ, स्टेला फॉक्स नाम की लड़की ढूंढो, चोरी करनी पड़े, रॉबरी करनी पड़े, मुझे 1 घंटे में उसकी लोकेशन चाहिए। ओल्ड 9, अपने सारे कनेक्शंस यूज करो, प्रीसिंक्ट के अंदर घुसो। किसने लीड किया, किसने ऑर्डर दिया, डेप्यूटी चीफ मिलर दिन में कितनी बार बाथरूम गया, ये तक पता करो। रैथ, तुम्हारे लिए काम है। स्टेला फॉक्स और उसके आसपास के हर इंसान की पूरी डर्ट निकालो। पैसा कोई इशू नहीं है, मैं चाहता हूं वो और मास्टरमाइंड समझे रून होना क्या होता है। कॉल के बाद कॉल, कमांड के बाद कमांड। एक इनविजिबल मैसिव नेट पूरे मेट्रो सिटी पर इंस्टेंटली फैल गया। पूरा ग्रे जोन बॉयल करने लगा सिर्फ बिग केव के वर्ड से। वो वापस बैठ गया। उसे आर्थर पर पूरा ट्रस्ट था। वो कभी ऐसा चीप काम नहीं करेगा। ये एक ट्रैप था, एक विशियस ट्रैप उसके भाई को टारगेट करने के लिए। सेल में बंद आर्थर का ख्याल आते ही उसके अंदर का रेज अनकंट्रोलेबल हो गया। तभी फोन फिर बजा। उसका टॉप एनफोर्सर, बॉस, हमने पूरी सिटी उलट दी, लेकिन वो नहीं मिली, जैसे हवा में गायब हो गई। ट्रैश। बिग केव का फ्यूरी एक्सप्लोड हो गया। उसने एक सॉलिड ब्रॉन्ज कॉफी टेबल को पूरे रूम में किक कर दिया। क्लैंक की लाउड आवाज पूरे क्लब में गूंज गई। उसकी आईज रैबिट बीस्ट की तरह रेड हो गई। अगर नहीं ढूंढ सकते तो नदी में कूद जाओ। जिसने भी मेरे भाई को छुआ है, मैं उसकी पूरी फैमिली को मिटा दूंगा। जहां एक तरफ बिग केव टूनामी क्रिएट कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ 3 ब्लैक मर्सिडीज सेडान सारे बैरिकेड्स इग्नोर करते हुए सीधे प्रीसिंक्ट के एंट्रेंस पर आकर रुकी। डोर्स खुले। 7 या 8 एलीट प्रोफेशनल्स हाई एंड सूट्स में बाहर निकले। उनकी गाजे ईगल जैसी शार्प और ऑरा इतना ओवरवेलमिंग कि गेट गार्ड्स को सफोकेशन फील होने लगा। उनके आगे एक मिडिल एज्ड आदमी गोल्ड रिम्ड ग्लासेस में, एलिगेंट लेकिन आइज नाइफ्स जैसी शार्प, हार्वी स्ट्रॉन्ग, लीगल वर्ल्ड का लेजेंड, जिसने अपने डेब्यू से आज तक एक भी केस नहीं हारा। लोग उसे लीगल ग्रिम रीपर कहते थे। कौन हो तुम लोग? ये पुलिस स्टेशन है। एक यंग कॉप ने उन्हें रोकने की कोशिश की। हार्वी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी फीमेल असिस्टेंट ने एक गोल्ड प्लेटेड लॉयर, लाइसेंस और जेनिथ कॉर्पोरेशन का ऑथराइजेशन लेटर सामने पटका। चिन ऊपर करके कोल्ड वॉइस में बोली, एम्पायर की एपेक्स लॉ फर्म के चीफ काउंसिल हार्वी स्ट्रॉन्ग, जेनिथ कॉर्पोरेशन की चेयरमैन मैडम विक्टोरिया वैंस के बिहाफ पर हम अपने क्लाइंट मिस्टर आर्थर वैंस के लिए लीगल काउंसिल प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉ के अकॉर्डिंग हमें 48 घंटे के अंदर अपने क्लाइंट से मिलने का पूरा राइट है। तुरंत अरेंज करो, हमारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। यंग कॉप स्टंट रह गया। लीगल ग्रिम रीपर हार्वी स्ट्रॉन्ग और बिजनेस एम्प्रेस विक्टोरिया वैंस, ये कैसा गॉड टियर लाइनअप था। वो भागकर अंदर रिपोर्ट करने गया। कुछ देर बाद स्ट्रेस्ड आउट क्लोई फ्रॉस्ट बाहर आई। हार्वी की सफोकेटिंग प्रेजेंस देखकर उसका दिल डूब गया। उसे समझ आ गया आज रात कोई नहीं सोने वाला। मिस्टर स्ट्रॉन्ग, आपके बारे में बहुत सुना है। हार्वी ने सीधे बात काट दी। कैप्टन फ्रॉस्ट, फॉर्मेलिटीज छोड़ो, मेरा क्लाइंट कहाँ है? मैं उसे अभी मिलना चाहता हूँ। क्या उससे इंट्रोगेशन चल रहा है? ये सब कब स्टार्ट हुआ? क्या पूरा रिकॉर्डेड है? उसके राइट्स प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट हो रहे हैं या नहीं? ऐसे प्रोफेशनल बुलेट जैसे सवालों की बैरेज ने क्लोई को लिटरली ब्रेथलेस कर दिया। उसे मानना पड़ा कि वो हार्वी को ब्लॉक नहीं कर सकती। उसने हार मानते हुए कहा, फॉलो मी टू द इंटरव्यू रूम। और फाइनली हार्वी की आर्थर से मुलाकात हुई। एक ही नजर में हार्वी के माइंड में सरप्राइज फ्लैश हुआ। उसके सामने बैठा ये यंग मैन प्रिजन क्लोथ्स और हैंडकफ्स में था, लेकिन उसकी पोस्चर स्ट्रेट, काम और कंपोज थी। न कोई डिस्पेयर, न पैनिक, जैसे उसकी लाइफ खत्म हो चुकी हो, ऐसा कोई साइन नहीं। उसका रिलैक्स डिमीनर उन बिलियनियर टाइकून से भी डीप था जिनसे हार्वी मिल चुका था। क्या ये वही सो कॉल्ड यूजलेस प्लेबॉय है? हार्वी ने अपने सरप्राइज को सप्रेस किया और सामने बैठ गया। मिस्टर वैंस, हेलो, मैं हार्वी स्ट्रॉन्ग हूँ। मैडम विक्टोरिया द्वारा आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट किया गया हूँ। आर्थर ने ऊपर देखा, उसे इवैल्यूएट किया। नॉट बैड, मेरी मदर का एस है तू। थैंक्स फॉर द हार्ड वर्क मिस स्ट्रॉन्ग। हार्वी ने कामली रिप्लाई किया, इट्स माई ड्यूटी। उसने अपना ब्रीफ केस खोला।
रिकॉर्डर और लैपटॉप निकाले। मिस्टर वैंस, टाइम बहुत टाइट है। मेरी टीम ने प्रिलिमिनरी एनालिसिस कर लिया है। करंट सिचुएशन आपके खिलाफ है। विटनेसेस, एविडेंस, पब्लिक ओपिनियन, दूसरी साइड ने प्रैक्टिकली आपको शेम के क्रॉस पर नेल कर दिया है। मुझे एब्सोल्यूट ट्रूथ चाहिए। हार्वी रेडी था कि कोई स्पॉइल ब्रैट एक्सक्यूजेस देगा, लेकिन आर्थर के नेक्स्ट वर्ड्स ने उसकी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी। ना कोई कंप्लेंट, ना कर्स। उसने कोल्ड लॉजिकल टोन में पूरा इंसिडेंट नैरेट किया और आखिर में हार्वी की आंखों में देखते हुए कुछ रूथलेस इंस्ट्रक्शंस दिए। मुझे बाहर निकलने की जल्दी नहीं। आई वॉन्ट यू टू मडी द वाटर्स। हार्वी स्टन रह गया। मडी द वाटर्स। आर्थर के लिप्स पर कोल्ड स्माइल आई। जो तुम बेस्ट करते हो वो यूज करो। इलीगल केस फाइलिंग प्रोसीजर्स, जैसे रिपोर्टर्स पुलिस से पहले कैसे पहुंचे, विक्टिम का इमीडिएट मेडिकल एग्जाम क्यों नहीं हुआ। इन पॉइंट्स को पकड़ो और छोड़ना मत। मैं चाहता हूं कि अगले 48 घंटे डेप्यूटी चीफ मिलर सोना पाए, खाना ना खा पाए। हार्वी की आंखें चमक उठी। ये सीज को बेस से तोड़ने वाली चाल थी। ये किसी प्लेबॉय का दिमाग नहीं था। ये एक एपेक्स चेस मास्टर की थिंकिंग थी। आर्थर ने दूसरा कमांड दिया, इमीडिएटली एविडेंस प्रिजर्वेशन ऑर्डर अप्लाई करो। पुलिस से डिमांड करो कि होटल के अंदर और बाहर 500 मीटर रेडियस के सारे ओरिजिनल अनएडिटेड सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड करें। याद रखना, ओरिजिनल। मुझे डाउट है कि एविडेंस टैंपर हुआ है। हार्वी का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने भी ये सोचा था, लेकिन आर्थर की प्रिसीजन ने उसका पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया। तीसरा, आर्थर पीछे लीन हुआ, टोन में हल्की अम्यूजमेंट। मीडिया में इन्फो लीक करो, कहो कि ये मलिशियस फ्रेम अप है कमर्शियल राइवल्स द्वारा जेनिथ कॉर्पोरेशन को टारगेट करने के लिए। इस बार हार्वी कंप्लीटली स्पीचलेस था। एक क्रिमिनल केस को डायरेक्ट कॉर्पोरेट वॉरफेयर लेवल पर ले जाना, ये मूव डिवाइन। संतेर पब्लिक अटेंशन डाइवर्ट भी होगा और मास्टरमाइंड सीधे जेनिथ कॉर्पोरेशन के रात के सामने आ जाएगा। आर्थर की तरफ देखते हुए हार्वे को स्पाइन में चिल महसूस हुआ। ये कोई प्लेबॉय नहीं, ये शीप स्किन में छुपा फ्लॉलेस बीस्ट है। कुछ देर बाद हार्वे खुद को संभाल पाया। उसने लैपटॉप बंद किया, खड़ा हुआ और रिस्पेक्टफुली हल्का सा बाव किया। एक ट्रू पावर हाउस के लिए रिस्पेक्ट। मिस्टर वैंस, आप रूमर से बिल्कुल अलग है। रेस्ट अश्योर्ड, घंटे के अंदर आप बाहर होंगे। इंटरव्यू रूम का डोर बंद हुआ। आर्थर को वापस कैओटिक डियाब्लो सेल 303 में ले जाया गया, लेकिन इस बार रिसेप्शन बिल्कुल अलग था। क्लैंग, आयरन डोर खुलते ही सारे इनमेट्स, यहां तक कि ब्रोकन आर्म वाला क्रेग भी एक साथ खड़े हो गए। सबने सिर झुका लिया। कोई लाउड सांस लेने की हिम्मत नहीं। ऑटोमेटिकली एक रास्ता बना जो सीधे किंग के टॉप बंक तक जाता। वो रिवेरेंस और फियर उनकी बोन्स में कार्व हो चुका था। 2 एस्कॉर्टिंग गार्ड्स की आंखें लिटरली बाहर निकलने वाली थी। उन्होंने अपनी आंखें रगड़ी, बिलीव नहीं कर पा रहे थे। ये क्या है? क्या ये वही डियाब्लो सेल 303 है? सिर्फ कुछ घंटे में यंग मास्टर वैंस ने अंदर क्या कर दिया? आर्थर ने क्राउड की तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा टॉप बंक तक गया, ग्रेसफुली बैठा और आंखें बंद करके रेस्ट करने लगा, जैसे वो उसी थ्रोन के लिए बना हो। रात गहरी होती गई। सेल में स्नोरिंग की आवाजें गूंजने लगी। ठीक मिडनाइट पर दूर के बाहर से मेटल स्क्रैपिंग की बहुत फेंट साउंड आई। डोर का छोटा फूड स्लॉट धीरे से खुला। बाहर से एक व्हाइट ग्लव्ड हैंड अंदर आई। उसने फ्लोर पर एक रेक्टेंगुलर ब्लैक ऑब्जेक्ट रखा और बिना कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट किए साइलेंटली विथड्रॉ हो गई। लेकिन जिस एग्जैक्ट मोमेंट वो हैंड बाहर गई, आर्थर जो सोता हुआ लग रहा था, उसने इंस्टेंट अपनी आईज खोल दी। स्टार जैसी ब्राइट, आईज जैसी कोल्ड, कोई स्लीपीनेस नहीं, सिर्फ चिलिंग अलर्टनेस। वो साइलेंटली बेड से नीचे उतरा, नाइट कैट की तरह बिना आवाज लैंड किया, दूर तक गया, झुककर उस ब्लैक ऑब्जेक्ट को उठाया। एक ब्रांड न्यू अनट्रेसेबल कस्टम फोन। उसके लिप्स पर हल्की स्माइल आई। फास्ट वर्क। बिना सोचे उसे पता था कि उसकी ओमनीपोटेंट मदर विक्टोरिया का अरेंजमेंट है। हार्वी फ्रंट प्रेशर था, लेकिन असली गेम अब शुरू होने वाला था। ये फोन पीछे से वो फेटल ब्लो देने वाला था। मैं वापस बेड पर गया, ब्लैंकेट को सिर तक खींच लिया। स्क्रीन लाइट अप हुई और सीधे एक सिंगल एन्क्रिप्टेड ऐप में बूट हो गई। ऑन होते ही फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज ऑलरेडी वेट कर रहा था, सिर्फ एक वर्ड और एक कोड, घोस्ट ऑनलाइन। ये देखते ही मेरी आईज और डीप हो गई। घोस्ट दुनिया के टॉप 3 हैकर्स में से एक, जिसका नाम सुनकर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स तक पहले पड़ जाते हैं। एक साइबर घोस्ट जो सिर्फ एक आदमी का एहसान मानता था, शैडो। सालों पहले जब घोस्ट को पूरी दुनिया हंट कर रही थी, तब शैडो ने उसे एक इनएस्केपेबल नेट से निकालकर बचाया था। उस फेवर को रिपे करने के लिए घोस्ट ने 3 अनकंडीशनल फेवर्स प्रॉमिस किए थे। नाइटिंगेल को बूट करना पहला था। मेरी फिंगर्स लाइटनिंग स्पीड से स्क्रीन पर चली और मैंने सेकंड डायरेक्टिव इशू किया। टारगेट मेट्रो सिटी, स्काईनेट सिस्टम, टास्क रिच गार्डन होटल का रात 10 बजे से 12 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज एक्सट्रैक्ट करो। एग्जीक्यूशन टाइम 10 मिनट्स। ये स्काईनेट था, एम्पायर का सुपर सर्वेलेंस नेटवर्क, जिसमें लाखों कैमरास, मिलिट्री ग्रेड सर्वर्स जुड़े हुए थे। एक सपोजिटली इम्पेनेट्रेबल फोर्ट्रेस, और उसे 10 मिनट में हैक करके रॉ डेटा निकालना। सुनने में ही absurd लगता है, लेकिन मेरे फेस पर एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस था, क्योंकि मुझे पता था घोस्ट के लिए ऐसा कोई नेटवर्क नहीं जो वो ब्रीच ना कर सके। एक्सपेक्टेड के मुताबिक 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि फोन फिर वाइब्रेट हुआ। घोस्ट का शॉर्ट रिप्लाई आया, टास्क कंप्लीट, डेटा पैकेज्ड एंड सेंट टू योर एन्क्रिप्टेड इनबॉक्स। उसी के साथ दूसरा मैसेज पॉप हुआ, डिटेक्टेड अननोन डेटा स्ट्रीम इन स्काईनेट बैकएंड 30 मिनट्स एगो अटेम्प्टिंग टू डिलीट होटल फुटेज, इंस्ट्रक्शंस। मेरी स्माइल और कोल्ड हो गई। एग्जैक्टली जैसा मैंने सोचा था। मास्टरमाइंड पैनिक में आकर एविडेंस डिलीट कर रहा था, लेकिन अफसोस उनका हैकर घोस्ट के जूते उठाने के भी लायक नहीं था। घोस्ट के नेक्स्ट मैसेजेस एक के बाद एक आए, थोड़ी बोस्टिंग के साथ। बॉस, डिलीटेड वीडियो के ट्रेसेस मिल गए, पीस ऑफ केक फॉर मी, रिस्टोर कर दूं। वही ओल्ड घोस्ट। मैंने तुरंत टाइप किया,
रिस्टोर इट, सारे रॉ फुटेज के साथ डिलीशन और ऑल्टरेशन लॉग्स भी पैकेज करो और अभी भेजो। बस एक मैसिव फाइल पैकेज लाइटनिंग स्पीड से डाउनलोड होने लगा। प्रोग्रेस बार लिटरली स्प्रिंट कर रहा था। सिर्फ 10 सेकंड्स में डजन्स ऑफ गीगाबाइट्स वीडियो डाउनलोड हो गया। ये था गोस्ट का रियल पावर। मैंने पैकेज खोला और सीधे उस फाइल पर गया जिस पर मार्क था ऑल्टर्ड। पहला वीडियो, होटल का हॉलवे, स्टेला फॉक्स एक सेक्सी इवनिंग गाउन में वेटर के साथ मेरे रूम तक आती हुई, फिर खुद की कार्ड स्वाइप करके डोर खोलती है। कोई फोर्स नहीं, बल्कि उसके फेस पर एक्सपेक्टेशन और एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। लेकिन कॉप्स को जो ऑफिशियल वर्जन दिया गया था उसमें फुटेज स्प्लाइस करके ऐसा दिखाया गया था जैसे उसे अंदर धक्का देकर डाला गया हो। क्लेवर एडिटिंग। लेकिन गोस्ट के रिस्टोर्ड वर्जन के सामने ये हिलेरियस था। हर डिलीटेड फ्रेम, हर ऑल्टर टाइम स्टैम्प रेड में क्लियरली मार्क था, प्योर आयरन क्लैड प्रूफ। मेरी आईज में बोन चिलिंग कोल्ड चमक उठी। दूसरा वीडियो, सामने वाली ऑफिस बिल्डिंग से लिया गया विशियस एंगल। स्टेला के रूम में एंटर करने के थोड़ी देर बाद कुछ मस्कुलर मैन होटल के बैक साइड में स्नीक करते दिखे। उनके आगे ब्रैड स्टर्लिंग का टॉप एनफोर्सर रिक था। वो होटल के सिक्योरिटी मैनेजर से सीक्रेटली बात कर रहे थे। उसके बाद प्री स्टेज रिपोर्टर स्टाफ एंट्रेंस से अंदर घुसा, सिक्योरिटी कवर के साथ। ये साफ प्रूफ द स्टर्लिंग फैमिली और होटल के बीच कॉल्यूजन का। वीडियो बाय वीडियो, हर क्लिप एक नेल थी जो स्टर्लिंग फैमिली को शेम के क्रॉस पर ठोक रही थी। स्टेला कैसे आई, ब्रैड के लोगों ने रिपोर्टर्स कैसे अरेंज किए, यहाँ तक कि करप्ट पुलिस कैप्टन कैसे डेप्यूटी चीफ मिलर के ड्राइवर से 30 मिनट्स पहले कैफे में मिला। गोस्ट ने सब कुछ स्ट्रीट कैमरास से खंगाल कर निकाल दिया था। एक मैसिव नेट ऑफ लाइज और कंस्पिरेसी मेरी आंखों के सामने टेयर अपार्ट हो रहा था। स्टार्ट से एंड तक ये ग्रैंड प्ले था जिसे स्टर्लिंग फैमिली ने डायरेक्ट किया था। लुइस मिलर ने कवर दिया, होटल ने स्टेज दिया। स्टेला फीमेल लीड थी और मैं आर्थर एक ब्लाइंड फोल्डेड मेल लीड। मैंने कोल्ड चकल किया, ना गुस्सा ना एक्साइटमेंट, बस प्योर कैलकुलेशन। मैंने सिस्टमैटिकली सारे लीथल एविडेंस कैटेगराइज किए, उन्हें एन्क्रिप्ट किया और सिक्योर चैनल से 2 लोगों को सेंड कर दिया, हार्वी स्ट्रॉन्ग और मेरी मदर विक्टोरिया वैंस। डन। जैसे ही मैं अपने ट्रैक स्वाइप करने वाला था, फोन फिर वाइब्रेट हुआ। गोस्ट का नया मैसेज, बॉस हाथ खाली थे तो तेरे एनिमी के कंप्यूटर में थोड़ा घूम आया, कुछ इंटरेस्टिंग मिला। मेरा आईब्राउ हल्का उठा। गोस्ट के लिए इंटरेस्टिंग मतलब सिंपल चीज नहीं होती। मैं वेट करने लगा। अगले ही सेकंड एक ईमेल का स्क्रीनशॉट आया। सेंडर ब्रैड स्टर्लिंग, रिसीवर उसका फादर विक्टर स्टर्लिंग, अटैचमेंट एक पीपीटी, feasibility report on completely toppling the Vance family and controlling public opinion। उस स्क्रीनशॉट के एक स्लाइड में साफ लिखा था, Phase 3, read personnel inside the detention center, create an accident to silence him permanently, eliminate the root of the problem, eliminate the root। कितना क्लीन फ्रेज है मर्डर के लिए। मेरी आईज में मर्डरस इंटेंट एक्सप्लोड हो गया। अभी तक का एविडेंस सिर्फ ये प्रूव करता था कि उन्होंने मुझे फ्रेम किया, लेकिन ये ईमेल डायरेक्ट अटेम्प्टेड मर्डर का प्रूफ था। पूरी गेम चेंज हो गई थी। अब मैं स्टर्लिंग फैमिली को हमेशा के लिए जमीन में गाड़ सकता था। मैं स्क्रीनशॉट सेव करने ही वाला था कि घोस्ट का तीसरा मैसेज आ गया। परफेक्ट टाइमिंग। घोस्ट का मैसेज आया, बॉस ब्रैड का पीसी हैक किया। एक ईमेल मिला जहां फादर सन डुओ ये सब प्लान कर रहे थे। भेजूं? मैंने सीधे रिप्लाई किया, नो। स्क्रीन पर उस विशियस ईमेल को देखते ही मेरी आईज में जो आखिरी वार्मथ बची थी वो भी पूरी तरह वैनिश हो गई। बस साइबेरियन डेथ चिल बचा। ब्रैड स्टर्लिंग। स्टर्लिंग फैमिली ने मेरे खिलाफ किलिंग इंटेंट रखने की हिम्मत की। वेरी वेल, घोस्ट का ये ग्रैंड गिफ्ट आखिरी पजल पीस था। अब पूरी कंस्पिरेसी सील हो चुकी थी। हर क्लू, हर स्पेकुलेशन परफेक्टली अलाइन हो चुका था। मैंने आईज क्लोज की और ओरिजिनल ओनर की मेमोरीज को सरफेस होने दिया। लेकिन इस बार मैं पैसिव नहीं था। मैं उन्हें एक टॉप टियर हैकर की तरह सर्च कर रहा था, स्टर्लिंग फैमिली और ब्रैड के बारे में हर डिटेल निकालते हुए। स्टर्लिंग फैमिली मेट्रो सिटी के नवो रिचे, शैलो फाउंडेशन, लेकिन स्काई हाई एम्बिशन, ओल्ड मनी फैमिली के कॉप्स पे चढ़कर राइज करने का सपना। और अनफॉर्चुनेट उनके लिए वैंस फैमिली उनका परफेक्ट स्टेपिंग स्टोन बन गया। और वही सिक एम्बिशन उनके बेटे ब्रैड में परफेक्टली इनहेरिट हुआ। ये गाय हमेशा मेरी बैक पे चिपकी मक्खी की तरह था, मेरी हर चीज से जेलस। मेरा बैकग्राउंड, मेरी रेप्यूटेशन, सब कुछ वो मुझे मिमिक करता था। सोचता था मुझे सब पास कर लेगा। मैं फरारी खरीदूं तो अगले दिन वो ज्यादा एक्सपेंसिव बुगाटी ऑर्डर करता। मैं पूल पार्टी थ्रो करूं तो वो डबल पैसा खर्च करके वही क्राउड बुलाता। एक लैफेबल चेजर, खुद को सिटी का किंग समझने वाला क्लाउन। लेकिन हर बार उसकी परफॉर्मेंस मेरी सिंपल और ब्रूटल मेथड से क्रश हो जाती। जैसे लास्ट वीक का चैरिटी ऑक्शन, एक लिमिटेड पैटेक फिलिप के लिए उसने पूरी ताकत लगा दी। अपनी ईयरली अलाउंस तक ड्रेन कर दी। 30 मिलियन बिड करके सोचा जीत गया। ब्रैगिंग पोस्ट तक ड्राफ्ट कर ली, लेकिन मैंने बिना ब्लिंक किए लजीली पैडल उठाया और 1 बिलियन बिड कर दिया। वॉच खरीदी और सबके सामने एक थर्ड रेट स्टारलेट को ऐसे दे दी जैसे कोई चीप टॉय हो। इट्स शाइनी इनफ, मैचेस माय आउटफिट, ओके। ये था क्रशिंग डोमिनेंस, डेप्थ चार्ज डिस्ट्रक्शन। उस पल के बाद ब्रैड की आईज में जेलसी नहीं, प्योर वेनमस हेट्रेड था। ऐसा हेट्रेड जो मुझे निगल जाना चाहता था। तो ये सब पहले से फोरशैडो था। मैंने धीरे से आईज खोली। अब कोई डाउट नहीं, सिर्फ क्लैरिटी और एक फ्रीजिंग इंटेंट टू किल। मोटिव, कैपेबिलिटी और हेट से क्लाउडेड स्टुपिडिटी सब परफेक्टली फिट हो रहा था। ये ट्रैप एक क्लमजी प्ले था, स्टर्लिंग फादर और सन का। उन्हें लगा वो हंटर्स हैं, लायन ट्रैप में फंस गया। रिडिकुलस। जिस मोमेंट मैं सेल में एंटर हुआ उसी पल हंटर और प्रे के रोल्स रिवर्स हो गए। मेरे लिप्स पर एक क्रूअल स्माइल आई। मैंने मर्डर प्लॉट वाला ईमेल और बाकी सारे एविडेंस सेव किए, एनक्रिप्ट किया और सेंड कर दिया। डन। बिना हेजिटेट किए मैंने हाईएस्ट लेवल एंटी ट्रैकिंग
और वाई प्रोटोकॉल इनिशिएट किया, कोड वाटरफॉल की तरह स्क्रीन पर गिरने लगा। सिर्फ 3 सेकंड्स में हर ट्रेस, हर सेंट और रिसीव्ड डेटा फिजिकली वाइप हो गया। इवन गोस्ट भी एक बाइट रिकवर नहीं कर सकता था। लीव नो ट्रेस, यही शैडो की प्रोफेशनलिज्म है। मैंने सिम कार्ड निकाला, फोन को बेडशीट में रैप किया, उस स्क्रॉनी इनमेट के पास गया और फोन वापस टॉस कर दिया। वो पहले फोन को देखता रहा, फिर मुझे पूरी तरह फियर में जैम हो गया। आखिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जीती। उसने ट्रेम्बलिंग हैंड से फोन लिया और फोर्स स्माइल दी जो रोने से भी बदतर थी। बस यू डन विद इट। मैंने हल्का सा नोट किया, वापस अपने बेड पर गया, लेट गया और आईज क्लोज कर ली जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं फिर से वही एम्पायर का टॉप प्ले बॉय था, अपने 48 आवर्स पीसफुली वेट करता हुआ। लेकिन उस काम सरफेस के नीचे एक ऐसा मर्डरस इंटेंट उफान मार रहा था जो पूरे मेट्रो सिटी को उलट सकता था। स्टर्लिंग फैमिली, वेरी वेल, होप तुम मेरी रात झेलने के लिए रेडी हो। अगली सुबह जैसे ही पहली सनलाइट सेल में आई, मैंने आईज खोली, कोई ग्रॉगिनेस नहीं, सिर्फ डीप काम। पूरी रात मैं सोता दिखा लेकिन मेरा ब्रेन मैक्स स्पीड पर रन कर रहा था। मैंने ओल्ड मेमोरीज के साथ मर्ज होकर इस नई लाइफ के लिए एब्सोल्यूट टॉप तक पहुंचने का पाथ प्लान किया। स्टार्टिंग पॉइंट इस माइनर अनोयंस यानी स्टर्लिंग फैमिली को खत्म करना। गेट अप ऑल ऑफ यू। गार्ड की रफ शाउट और बैटों की क्लैंग के साथ इनमेट्स बर्ड्स की तरह स्क्रैम्बल हो गए। कल से 10 गुना तेज टॉप बंक पर बैठे डेटी को डिस्टर्ब करने के डर से मैंने उन्हें इग्नोर किया। बॉडी स्ट्रेच की, बोन्स पॉप हुए, एक फेंट इंटरनल एनर्जी फ्लो मेरे लिम्स में सर्कुलेट हुआ। इनिशियल बॉडी टेम्परिंग स्टेज। मैं स्मर्क किया, किसे पता था ये सो कॉल्ड यूजलेस प्लेबॉय एक्चुअली डिसेंट मार्शल आर्ट्स फाउंडेशन रखता है। हाँ, पास्ट लाइफ के नियर ग्रैंड मास्टर लेवल के सामने ये कुछ भी नहीं, बस फायरफ्लाई की ग्लो जैसा, लेकिन अभी के सीन्स हैंडल करने के लिए इनफ है। तभी ब्लैंकेट के नीचे से एक फेंट वाइब्रेशन आई, मेरी आईज शिफ्ट हुई। बिना एक्सप्रेशन बदले मैंने ब्लैंकेट हटाई, कस्टम फोन उठाया और कॉलर आईडी देखा। 3 लेयर एनक्रिप्टेड वर्चुअल नंबर। मैंने कॉल रिसीव किया। बिग केव की एंग्शियस वॉइस फट पड़ी। आर्थर, अंदर सब ठीक है ना? उन बास्टर्स ने कुछ किया तो नहीं? मेरी वॉइस काम थी। आई एम फाइन। बिजनेस बोल। गुड गुड। उसने राहत की सांस ली, टोन तुरंत एक्साइटेड बोस्टिंग में बदल गई। आर्थर, वो स्टेला फॉक्स जिसे तू ढूंढने को बोला था, मिल गई। डैम, मेरे बॉयज की जान निकाल दी। वो ब्रैड भी थोड़ा स्मार्ट निकला। सिटी में हाइड नहीं किया बल्कि अपने प्राइवेट सबर्बन विला में बिल्कुल आइसोलेटेड जगह पर छुपाया। अगर मेरे पास वो आदमी नहीं होता जो पहले उसके लिए रेनोवेशंस करता था तो हम सच में फूल बन जाते। सिचुएशन क्या है? मैंने कामली पूछा। दूसरी तरफ बिग केव ने क्रूअल बीस्ट जैसी हंसी छोड़ी। टेंशन मत ले आर्थर, ये मेरा जोन है, तू बस रिलैक्स कर। मेरे बेस्ट 50 फाइटर्स ने उस विला को आयरन बकेट की तरह सराउंड कर रखा है, एक फ्लाई भी बाहर नहीं निकल सकती। उस स्टर्लिंग के कचरे को लगा वो फ्लॉलेस है, सिर्फ 7-8 गार्ड्स छोड़े हैं। मेरे लड़कों के लिए तो एपेटाइजर भी नहीं। उसकी वॉइस धीरे धीरे ब्लड थर्स्टी हो गई। आर्थर, बस तेरे वर्ड का वेट है, तू हाँ बोल और मेरे बॉयज अंदर घुस जाएं। उस स्टेला को बांधेंगे, उसके लेग्स तोड़ेंगे और गार्ड्स को नदी में फेंक देंगे। फिश को खाना मिलेगा। ऑर्डर दे आर्थर। मैं तुरंत रिप्लाई नहीं किया। लाइन पर एक शॉर्ट साइलेंस लटक गई। चार्ज करना, उसे बांधना, फोर्स से निकालना, ये सबसे स्टूपिड तरीका है। स्टेला फॉक्स इस केस की सोल की विटनेस है। अगर हम वायलेंस यूज करेंगे तो उसकी टेस्टिमोनी कोवर्स्ड डिक्लेयर कर दी जाएगी। न सिर्फ मैं क्लीन नहीं हो पाऊंगा बल्कि अंडरवर्ल्ड यूज करने का चार्ज और स्ट्रांग हो जाएगा। एग्जैक्टली एनिमी का ट्रैप। ऐसे ट्रैप में ब्रूट फोर्स यूज करना अमेटर मूव होता है। यहाँ ब्रेन चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए। एनिमी को ऐसा बिटर पिल खिलाना है जो वो थूक भी ना सके और स्टेला को खुद से मेरी पॉन बनना पड़े। आर्थर, सुन रहा है ना? बिग केव ने इंटरप्ट किया। मैंने फाइनली काम लेकिन अनक्वेश्चनेबल वॉइस में कहा, सुन रहा हूँ। केव, अपने मेन वापस बुला। बिग केव शॉक में फ्रीज हो गया। क्या वापस? क्यों आर्थर? ये बेस्ट चांस है। मेरी टोन हैवी हो गई। मैंने कहा वापस बुला। वो कंफ्यूजन में था लेकिन मेरे लिए ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से उसने टीथ ग्रिट किए। ठीक है, तू बॉस है, मैं विथड्रॉ कराता हूँ। गुड। मैंने सेटिस्फाइड होकर सिर हिलाया और अपना असली प्लान रिवील करना शुरू किया। मेरी वॉइस हल्की थी लेकिन सर्जिकल स्कैल्पल जितनी शार्प। अभी हम स्टेला को टच नहीं करेंगे, वो ब्रैड का ट्रम्प कार्ड है, लेकिन उसका बिगेस्ट बर्डन भी अभी चार्ज करना गेम रूइन कर देगा। मैंने पॉज लिया, आईज में हंटर की विजडम चमकी। उसे वही रहने दो, बस क्लोज वॉच रखो, एड्रेस भेजो। मैं उसे खुद उस विला से बाहर निकलकर मेरे लिए टेस्टिफाई करने पर मजबूर करूंगा। सीन शिफ्ट, सुबह 9:30 बजे, मेजर क्राइम्स यूनिट ऑफिस ब्राइट लाइट्स में डूबा हुआ। डिटेक्टिव क्लोई फ्रॉस्ट की ब्लड शॉट आइज एक सीसीटीवी फुटेज पर जमी थी। वो 1 मिनट से भी छोटे क्लिप को सैकड़ों बार देख चुकी थी। प्लेबैक स्मूथ, टाइम स्टैम्प्स परफेक्ट, सब नॉर्मल। लेकिन उसकी इंट्यूशन चिल्ला रही थी कुछ गलत है। ये इंस्टिंक्ट सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं आई थी, ये आर्थर वैंस से आई थी। इंट्रोगेशन रूम में उसका इम्पैक्ट क्लोई की पूरी वर्ल्ड व्यू हिला गया था। 22 साल का लड़का जिसे प्रेडेटर लेबल किया गया, लेकिन उसकी कंपोजर टेरिफाइंग थी। ऐसा नहीं जैसे उसकी लाइफ खत्म हो गई हो, बल्कि जैसे कोई सुप्रीम चेस मास्टर अपने बोर्ड पर क्लमजी क्लाउन्स को देख रहा हो। उसके 3 सवाल इतने शार्प थे कि पूरे केस की परफेक्ट शेल को चीरकर फेटल फ्लॉज दिखा दिए। उसकी लॉजिक, उसका ऑरा, ये सब किसी प्लेबॉय से माइल्स अहेड था। टॉप टियर कॉर्पोरेट क्रिमिनल्स भी उसके सामने छोटे लगते। रूमर और रियलिटी का गैप एब्सर्ड था। और फिर जो इवेंट्स हुए उन्होंने क्लोई के डाउट्स को इन्फिनिट मल्टीप्लाई कर दिया।
हार्वी स्ट्रॉन्ग का अचानक आना जैसे लॉ का गॉड उतर आया हो। उसका अपीयरेंस ही टॉप लेवल प्रेशर था। उसकी लीगल टीम ने कुछ घंटों में डजन मोशंस फाइल करके पूरे प्रीसिंक्ट के लीगल डिपार्टमेंट को कैओस में डाल दिया। लेकिन सबसे बिजार था मीडिया का बिहेवियर। कल रिपोर्टर्स स्वॉर्म कर रहे थे, आज पूरा इंटरनेट साइलेंट। मेजर आउटलेट्स जैसे गैग हो गए हों। अगर कोई हेवन रीचिंग पावर इसे सप्रेस नहीं कर रही तो वो अपना बैच खा ले। आर्थर की कंपोजर, टॉप लॉयर का इंटरवेंशन, मीडिया सप्रेशन और की विटनेस स्टेला का स्टेटमेंट देने के बाद वैनिश हो जाना। क्या कोई ट्रॉमेटाइज्ड विक्टिम पुलिस से कोऑपरेट करने से मना करके हाइड एंड सीक खेलता है? क्या ये नॉर्मल है? ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक ऐसी स्पेकुलेशन बना रहे थे जिसने क्लोई को अंदर तक हिला दिया। ये पूरा केस एक ट्रैप है, एक मैसिव कॉन्स्पिरेसी जो आर्थर वैंस को टारगेट कर रही है। स्टेला फॉक्स विक्टिम नहीं, बैट है। ये थॉट एक बार माइंड में आया तो हट नहीं सका। क्लोई अचानक खड़ी हुई, उसकी आईज में हंटर का ग्लिंट था। उसे डायरेक्शन मिल चुकी थी, लेकिन उसी वक्त डेप्यूटी चीफ मिलर ने प्रेशर डाला कि केस को तुरंत आयरन क्लैड बनाया जाए। साफ था कि वो अंदर का मोल है। आइसोलेटेड क्लोई सिर्फ अपने कुछ ट्रस्टेड मैन पर भरोसा कर सकती थी। सब लोग इधर आओ, उसने बक किया। उसकी टीम उसके आसपास इकट्ठा हो गई। कैप्टन कुछ मिला। क्लोई की आईज नाइफ जैसी शार्प थी, वॉइस लो लेकिन फर्म। अब इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन बदलता है। आर्थर वैंस को छोड़ो, हम स्टेला फॉक्स को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उसके मेन स्टंट रह गए, विक्टिम को। एग्जैक्टली। क्लोई की आईज इंटेलेक्ट से चमक उठी। उसका पूरा सोशल सर्कल खंगालो, कॉल लॉग्स, बैंक फ्लोज, मुझे पता चाहिए। उसने हाल में किससे कांटेक्ट किया, स्पेशली बिजनेस वर्ल्ड में। यस कैप्टन। जैसे ही वो जाने लगे, ऑफिस डोर जोर से खुला। एक यंग टेक ऑफिसर अंदर घुसा, पसीने में भीगा। एक्साइटमेंट से वॉइस क्रैक हो रही। कैप्टन, हमने स्टेला के बैंक अकाउंट्स ट्रैक कर लिए। सिर्फ 3 दिन पहले उसके अकाउंट में अचानक 5 मिलियन का एनोनिमस ट्रांसफर आया। हमने पूरा ट्रेल फॉलो किया। पैसा एक ओवरसीज शेल कंपनी से आया था। यंग कॉप ने मुश्किल से अपनी घबराहट निकली और वो नाम बोला जिसने पूरे रूम का माहौल हिला दिया। उस शेल कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर स्टर्लिंग ग्रुप का एयर ब्रैड स्टर्लिंग है। उसी वक्त स्टर्लिंग विला में ब्रैड बेचैनी से पेसिंग कर रहा था। उसके हैंडसम फेस पर साफ एंजाइटी लिखी थी। उसका केयरफुली प्लान ग्रैंड प्ले पूरे 10 घंटे से चल रहा था, लेकिन इंटरनेट सस्पिशियसली क्लीन था। उसके सारे बॉट आर्मीज, प्रेस रिलीजेस, सब कुछ किसी इनविजिबल हैंड ने फोर्सफुली स्क्रब कर दिया था। ब्रैड कोई फूल नहीं था। उसे तुरंत समझ आ गया वैंस फैमिली ने मूव कर दिया है। एक ऐसी सप्रेशन जो वो रेजिस्ट नहीं कर सकता। उसका माइंड पूरी तरह मेस में जा रहा था। तभी शैडो से एक कोल्ड शाउट आया, पैनिक क्यों कर रहा है? ब्रैड का बॉडी स्टिफ हो गया। सोफा पर उसका फादर, चेयरमैन विक्टर स्टर्लिंग बैठा था। डैड, न्यूज पूरी तरह सप्रेस हो चुकी है और हार्वी स्ट्रॉन्ग आर्थर का लॉयर बन गया है। वो लीगल ग्रिम रीपर। विक्टर के फेस पे कोई रिपल नहीं आया। वो बस अपने ग्लास में वाइन घुमाता रहा। आई नो, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। तो अब क्या करे? ब्रैड गरम तवे पर चींटी की तरह तड़प रहा था। हार्वी स्ट्रॉन्ग वेजिटेरियन नहीं है। अगर उसने स्टेला से कुछ निकलवा लिया तो? विक्टर ने उसे फ्लैट टोन में कट कर दिया। नहीं निकालेगा। मैंने स्टेला को ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया है जहां कोई नहीं पहुंच सकता। जब तक मामला सेटल नहीं होता वो किसी से नहीं मिलेगी। ब्रैड थोड़ा काम हुआ, लेकिन टेंशन बाकी थी। लेकिन वैंस फैमिली बहुत पावरफुल है। डिले डेंजरस हो सकता है। विक्टर ने आखिरकार उसकी तरफ देखा। उसकी आईज में हाफ लाइफ टाइम कॉर्पोरेट वॉरफेयर की क्रूरटी थी। ब्रैड, याद रख, हमारे फैमिली के पास अब कोई पीछे हटने का रास्ता नहीं है। जब हमने डिसाइड किया है आर्थर की कॉप्स पर चढ़कर राइज करेंगे तो उसे पूरी तरह क्रश करना होगा। वीड्स हटाने हैं तो रूट से उखाड़ो। उसके वर्ड्स हल्के थे, लेकिन कमरे का टेम्परेचर ड्रॉप हो गया। ब्रैड की प्यूपिल श्रिंक हो गई। उसे अपने फादर का मतलब समझ आ गया। डैड, आप कहना क्या चाहते हैं? यस। विक्टर ने एक ही गल्प में वाइन खत्म की, खड़ा हुआ और उसके शोल्डर पर हाथ रखा। उसकी ब्लड शॉट आइज में वेनम चमक रहा था। डिटेंशन सेंटर्स में रोज एक्सीडेंट्स होते हैं। एक और डेड इनमेट वैंस। बस एक और नंबर होगा। एक वैंस कम होगा तो हमारी फैमिली चैन से सो पाएगी। उसके वर्ड्स डीमन विस्पर्स जैसे थे। ग्रीड और हेट्रेड ने ब्रैड के अंदर का बचा हुआ फियर क्रश कर दिया। उसका फेस मैडनेस में ट्विस्ट हो गया। आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है क्या करना है। वो तुरंत ड्रॉवर खोलकर एक ब्लैक सैटेलाइट फोन निकालता है। शेकी हैंड से नंबर डायल करता है। लाइन कनेक्ट होती है। दूसरी तरफ से एक रफ हॉर्स वॉइस आती है। हेलो। ब्रैड खुद को काम रखने की कोशिश करता है। मैं ब्रैड हूँ, एक जॉब है। दूसरी तरफ से लो चकल। स्टर्लिंग एयर को हमारी जरूरत पड़ गई। बकवास बंद कर, प्राइस बोल। ब्रैड की आइज मैलिस से चमक रही थी। मेट्रो सिटी डिटेंशन सेंटर, वेस्ट ब्लॉक, सेल 303, आर्थर वैंस। दूसरी तरफ साइलेंस छा गया। क्लियरली नाम सुनकर हेसिटेट हुआ। कुछ सेकंड्स बाद वॉइस वापस आई, अनयूजुअली ग्रेव। मिस स्टर्लिंग, मजाक कर रहे हो क्या? उसे टच करना मतलब आसमान में छेद करना है। ब्रैड गरजा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मुझे बस वो मरना चाहिए। मेथड कोई भी चलेगा। फिर साइलेंस। रिस्क कैलकुलेट हो रहा था। आखिरकार एक एस्ट्रोनॉमिकल प्राइस बोली गई। 10 मिलियन, 5 मिलियन एडवांस, और हम सिर्फ एक्सीडेंट बनाकर मारेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे। डन। ब्रैड ने बिना हेजिटेट किए एग्री कर दिया। 10 मिलियन में आर्थर की लाइफ। चीप डील है। उसने कॉल कट किया। उसके फेस पर सिक स्माइल फैल गई। फिर ब्रोकर को कॉल करके बोला, मुझे वो अंदर एक्सीडेंट में मरना चाहिए, क्लीन जॉब चाहिए, काम पूरा करो और 10 मिलियन तुम्हारे। लेट नाइट डिटेंशन सेंटर में डेथ जैसी साइलेंस थी। क्लैंग। सेल 303 का आयरन डोर जोर से खुला। एक फिगर को अंदर फेंका गया। गार्ड की मॉकिंग वॉइस आई, स्पेशल डिलीवरी है तुम्हारे लिए। बॉयस, अच्छे से वेलकम करना। बॉडी सुबह कलेक्ट करेंगे। सोए हुए इनमेट्स जाग गए, लेकिन न्यूकमर को देखते ही पूरा सेल साइलेंट हो गया। करीब 30 साल का, लीन, एक्सप्रेशनलेस फेस, लेकिन उसकी आइज, वो आइज जो ब्लड देख चुकी थी, किल कर चुकी थी, कोल्ड और वेनमस। उसकी गाजें पूरे रूम में स्वीप हुई।
सेल्फ प्रोक्लेम्ड डेस्पेराडोज इंस्टिंक्टिवली नजरें झुका गए। उनका इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा था, यह आदमी डेंजरस है, लेकिन उसकी नजर उन्हें इग्नोर करके सीधे टॉप बंक पर सोए हुए फिगर पर टिक गई। उसकी प्यूपिल्स हल्की कॉन्ट्रैक्ट हुई, किलिंग इंटेंट फ्लैश हुआ, टारगेट मिल चुका था, आर्थर वैंस। $10 मिलियन बाउंटी, ये था प्रोफेशनल असैसिन, 3 कंफर्म्ड किल्स वाला, कोड नेम वाइपर। लेकिन वाइपर ने तुरंत स्ट्राइक नहीं किया, वो वेट कर रहा था परफेक्ट मोमेंट के लिए।